सो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं सीए फाइनल का डायरेक्ट टैक्स का चैप्टर नंबर टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट। ये वीडियो बेसिकली एप्लीकेबल उन बच्चों के लिए फायदेमंद होगी जो बच्चे मेन क्लासेस देख चुके हैं, अब वो रिवीजन करना चाहते हैं। बस वो ये जानना चाहते हैं कि चैप्टर का एक बार ओवरव्यू आए ताकि हम खुद पढ़े तो हमें चीजें याद हों। तो ये बेसिकली रेलिवेंट उन बच्चों के लिए होने वाला है, प्लस उन बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, मतलब जिन्हें चाहिए भी थ्योरी के प्रोविजंस हम पढ़ नहीं सकते, हमें कोई बैठ के सुना दे हम सुन लेंगे, हमें याद हो जाते हैं, बस हम तो उसमें बुक में नहीं घुस सकते, हमें कोई बैठ के शांति से सुना दे। तो ये लेक्चर बेसिकली उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होगा। इस लेक्चर में सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ेंगे, एग्जाम रेलिवेंट पढ़ेंगे और सिर्फ सुनते जाना और कुछ नहीं करना। तुम्हें नोट सब कुछ प्रिपेयर करे हुए हैं, मैं ट्राई करूंगा 1 से 1.5 घंटे में तुम्हारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। और ये चैप्टर आपका एग्जाम्स में 8 नंबर का आता है। 8 से 10 नंबर कहीं नहीं गए इस एग्जाम में, बस इस वीडियो को सुनते रहना 1 1.5 घंटे 2 घंटे जितने की भी ये वीडियो बनेगी। इसमें जितने भी रेलेवेंट प्रोविजंस हैं, जितना कुछ हो सकता है सब कुछ तुम्हें बताऊंगा। प्लस इसमें एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो जो भी लैंग्वेज है, जो भी कुछ है, बस तुम्हें ये पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। लास्ट में मैं तुम्हें एग्जाम से क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि मई 2025 में, नवंबर 2024 में एग्जाम से कितने टूचिए क्वेश्चंस आए थे, कि आप लोगों को देखते ही वो समझ में आ जाएगा कि ये तो भाई वीडियो देख के हमारा चैप्टर कवर है, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन। तो बेसिकली सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, एक सेकंड दीजिए मुझे, बस मैं एक बार पेन सेलेक्ट कर लूं। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहला सेक्शन आएगा डेफिनेशन, और जहां सेक्शंस की रेलेवेंट होगी मैं वहां पे आपको सेक्शन पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली अब सबसे पहले हमें यहाँ पे पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट की डेफिनेशन में होता क्या है भाई? ट्रस्ट का मतलब है जो भी समाज सेवा कर रहा होगा। समाज सेवा में बहुत सिंपल सी चीज आ रही है। अब चैरिटेबल ट्रस्ट की डेफिनेशन हमारी एक्ट में क्या दी हुई है भाई? अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, रिलीफ टू द पुअर, गरीबों के लिए कुछ करना, तो वो आपका समाज सेवा में आता है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव योगा है, आपका एजुकेशन है, अगर आपका प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट है, इसमें याद रखना बेसिकली 3 चीजें आपकी आएंगी प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट में: वाटरशेड, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। और एक आता है आपका प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव स्पोर्ट्स का है तो वो भी आपका चैरिटेबल पर्पस कहलाता है। तो चैरिटेबल पर्पस में क्या क्या आया? अगर आप योगा है, एजुकेशन है, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट है और आपका प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, स्पोर्ट्स है, तो वो आपका चैरिटेबल पर्पस कहलाता है। यहाँ पे याद रखना, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि प्रिजर्वेशन ऑफ टाइगर क्या आपका चैरिटेबल पर्पस होता है या नहीं होता है? तो बिल्कुल चैरिटेबल पर्पस आपका होता है प्रिजर्वेशन ऑफ टाइगर, और वो आपका कौन से फॉल करेगा लाइन में? प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट में, ठीक है, क्योंकि इसमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ भी लिखा है, तो यहाँ पे आपका टाइगर कवर हो जाता है प्रिजर्वेशन ऑफ टाइगर। अगर आप किसी मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व कर रहे हो तो वो भी आपका चैरिटेबल पर्पस होता है। प्लस अब कुछ भी आप समाज सेवा कर रहे हो, उसको हमने हेडिंग बना के दे रखा है एक्ट में, एज पर एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। अगर आप समाज के लिए कुछ भी कर रहे हो तो आपका चैरिटेबल पर्पस कहलाएगा। बहुत सिंपल है। लेकिन एक्ट में इसमें कंडीशन लगा दी है कि अगर आप साथ में बिजनेस भी कर रहे हो और उसकी रिसिप्ट आपकी 20% तक होनी चाहिए, अगर आपका एडवांसमेंट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी ऑब्जेक्टिव है तो। समझे? 20% का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ इस्कॉन टेम्पल में जाते हो, वहां पे वो लोग भगवत गीता बेच रहे होते हैं। वो लोग बेसिकली, वो तो है तो रिलीजियस पर्पज ना मंदिर का, बट जो वहां पे भगवत गीता बिक रही होती है वो वहां का बिजनेस होता है, जो कि इंसिडेंटल होता है टू द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द, जो भी ऑब्जेक्ट मेन एक्टिविटी जो कर रही होती है वहां की रिलीजियस ट्रस्ट, ठीक है। तो जैसे वो बिजनेस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कुछ भी काम कर रहे हो, तो जो भी आपके बिजनेस एक्टिविटीज होने वाली है एडवांसमेंट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के ऑब्जेक्टिव के साथ, उसमें आपका जो बिजनेस रिसिप्ट होने वाली है वो 20% से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए थी। अब एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा कि अगर 20% ज्यादा हो गई तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, आपको उस साल एग्जम्पशन नहीं मिलेगा सेक्शन 11 का या 12 का जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर सकते ओनली ऑन द ग्राउंड की आपकी जो बिजनेस रिसिप्ट है वो 20% से ज्यादा हो चुकी है। तो ये चीज याद रखना, ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं। साथ साथ बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, क्या क्या एग्जाम्स में आज तक आया है, क्या क्या एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है। बाकी एक मेन अभी तक यही था। नेक्स्ट आता है सेक्शन के हिसाब से पढ़ते हैं, सेक्शन 11 पढ़ने जो मैंने कहा था एग्जाम्पशन का होता है। तो अब बेसिकली वो पढ़ेंगे, सिर्फ सुनते जाना ध्यान से जो भी मैं बोल रहा हूँ, और स्पीड तेज मत करना क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत फास्ट स्पीड में बोल रहा हूँ, ताकि दिमाग में भी कुछ घुसना चाहिए। तो सेक्शन 11 की बात करते हैं। 11 का सब पार्ट सब क्लॉज 1, 11 सेक्शन 11 सब सेक्शन 1, इसमें क्या कहता है? इनकम ऑफ द ट्रस्ट की बात करेंगे। ट्रस्ट के इनकम की क्या बात करते हैं, आंखों में आंखें डाल के देखना। ट्रस्ट की इनकम क्या हो सकती है भाई? मेरे को डोनेशन 2 तरह की मिल सकती है। पहली मेरे को मिलती है कॉर्पस डोनेशन, दूसरी मेरे को मिलती है वॉलंटरी डोनेशन। कॉर्पस डोनेशन का मतलब होता है मुझे जो पैसा मिला है डोनेशन वो मुझे स्पेसिफिकली उसी पर्पज के लिए लगाना पड़ेगा जिस पर्पज के लिए डोनर ने मेरे को कहा है लगाने के लिए। भाई उसने कहा इस मंदिर की इस दीवार को ठीक करा लो इस पैसों से, तो मैं वो करा लूंगा। इसने कहा इससे गरीबों को खाना खिला दो, तो मैं खाना खिला दूंगा। तो ये मेरा कॉर्पस डोनेशन होता है, और ये मेरे लिए ट्रस्ट के
उसके लिए बिल्कुल एग्जाम्प्ट होती है, क्योंकि मेरे को तो स्पेसिफिकली भाई जैसा कहा गया वैसा काम करना है, इसमें मेरी कोई इनकम थोड़ी है, तो यहाँ मेरी कोई इनकम नहीं होगी। दूसरी डोनेशन जो ट्रस्ट को मिलती है वो मिलती है वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, जहां ट्रस्ट का मन करे वहां वो पैसा वो लगा सकती है। भाई मेरे को जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव है मैं उस पैसे को वहां पे लगाऊंगा, मेरे पे कोई बंदिश नहीं है कि मेरे को ये पैसा यहीं पे लगाना है, ठीक है। अब तो उसका टैक्सेबल ट्रीटमेंट कैसे होगा? भाई मेरे को जो कॉर्पस डोनेशन थी वो तो सारी मैंने एग्जम्प्ट कर दी, वो तो मेरी टैक्सेबल होगी नहीं, तो उसको मेरी टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं बनती एग्जम्प्ट इनकम, तो उसको तो रख दो साइड में। बाकी जो इनकम है मेरी वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, उसका क्या करना है? उसमें जैसे हमें हाउस प्रॉपर्टी में 30% की इंडिविजुअल को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, सिमिलरली ट्रस्ट को यहाँ पे जो आपकी डोनेशन होती है वॉलंटरी डोनेशन, उसका 15% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, वो आपको 15% की आपको डिडक्शन मिलके चलती है, ठीक है। तो आपकी 15% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। कॉर्पस डोनेशन आपकी एग्जम्प्ट हो गई, ये वाली कॉर्पस डोनेशन। अदर इनकम में आपकी जो बची स्टैंडर्ड डिडक्शन ये मिल गई 15% की। और आपकी अब एक तीसरी डिडक्शन आती है एक्सपेंडिचर की, जैसे हम अपना पीएनएल बनाते हैं, वहां पे हम पीएनएल के डेबिट में कुछ अपने एक्सपेंडिचर डाल के चलते हैं। सिमिलरली इस केस में हमने ट्रस्ट को कहा हुआ है, यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर को बोलते हैं अप्लाइड इनकम या एप्लीकेशन। जो ट्रस्ट पैसा अप्लाइड करती जाएगी ड्यूरिंग द ईयर, वो उसको डिडक्शन मिलती जाएगी, वो पीएनएल में डेबिट करती जाएगी, उस पे उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे हम वर्ड यूज करके चलेंगे अप्लाइड इनकम या एप्लीकेशन फॉर द ईयर। सो अप्लाइड इनकम क्या होता है? आउट ऑफ 85% पंद्रह की तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गई ना आपकी, आउट ऑफ 85% में आप क्या करके चलोगे? आउट ऑफ 85% हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आपको अप्लाइड करते जाना और आपकी उसकी रिडक्शन लेते जाना। अब हमें इस सेक्शन के सब कुछ एक्सप्लेनेशन है जहां पे हमें पढ़ना है कि भी अगर ऐसे सिचुएशन होगी तो क्या अप्लाइड माना जाएगा या अप्लाइड नहीं माना जाएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं एक्सप्लेनेशन में। सबसे पहली एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं, सुनते जाना। सबसे पहली एक्सप्लेनेशन की बात करने वाले हम 85% इनकम। पहली चीज है एक्सप्लेनेशन वन कहता है कि मान लो ड्यूरिंग द ईयर मेरे को पैसा मिला ही नहीं, तो भाई आउटस्टैंडिंग रह गया तो सारी, भाई मेरे को सामने वाले ने वादा कर दिया था मैं तुमको पैसा दे दूंगा 31 मार्च तक, नहीं दिया तो क्या होगा? तो भाई कुछ नहीं होगा, एक फॉर्म लो, अपनी ड्यू डेट जो रिटर्न की है उसे 2 महीना पहले जाके गवर्नमेंट को बता देना, एओ को, कि भाई मेरे को ये पैसा नहीं मिला इस साल में, तो मैं इस साल में इस पैसे को खर्च नहीं करूंगा, लेकिन जब मुझे ये पैसा मिल जाएगा मैं उस साल में या उससे अगले साल में खर्च कर दूंगा। अगले साल का प्रोविजन यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि हो सकता है लास्ट में मिला तुम्हें मार्च में पैसा, तुम एकदम कैसे खर्च करोगे, बहुत मोटा पैसा, इसीलिए नेक्स्ट साल का प्रोविजन दिया गया कि भाई जिस साल में पैसा मिलेगा उस साल या उससे अगले साल मैं इस पैसे को खर्च कर दूंगा। अब आप इस पार्ट को पढ़ सकते हो, लिखा क्या है। आउटस्टैंडिंग का पैसा आपको मिला ही नहीं, तो रिसिप्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर में आप उसको, जिस साल में रिसिप्ट होगा या जिस साल में नेक्स्ट ईयर में आप उसे टैक्सेबल कर दोगे। लेकिन अगर मैं उसे रिसिप्ट ईयर में नहीं, उससे अगले साल तक भी उस पैसे को खर्च नहीं कर पाया, तो वो मेरा उस अगले साल की इनकम बन जाएगा और वो 30% से टैक्स हो जाएगा अंडर सेक्शन 115 बीबीआई में। क्लियर है? नेक्स्ट, अब दूसरा पार्ट, सर पैसा तो मेरे को मिल गया था ड्यूरिंग द ईयर लेकिन मैं खर्च नहीं कर पाया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी और रीजन की वजह से आप पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ तो मैंने कह दिया कि पैसा मेरे को मिला ही नहीं 31 मार्च तक, अब मैं कह रहा हूँ पैसा मेरे को 31 मार्च को ही मिला, तो मैं एक दिन में सारा पैसा कैसे खर्च करके दूंगा? तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑप्शन दे रहा है कि 2 महीने पहले रिटर्न की ड्यू डेट जो 139 में ट्रस्ट को बताई गई है, दैट इज 31 अक्टूबर, उसके 2 महीने पहले जाके अपने एओ को जाके बता देना कि सर मेरे को पैसा बल्क डोनेशन एट द एंड ऑफ द ईयर मिली है, तो मैं ये पैसा अब इस साल खर्च नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं इसे अगले साल खर्च कर दूंगा, क्योंकि पैसे तो मेरे को मिल चुके हैं, तो मैं अगले साल इसे खर्च कर दूंगा, और नहीं कर पाया तो अगले साल ये मेरी इनकम बना लेना और 115 बीबीआई में टैक्सेबल 30% से आप कर देना। समझ में आ गया प्रोविजन एक्सप्लेनेशन वन? तो एक्सप्लेनेशन वन आपने डन हो गई है। नेक्स्ट आती है एक्सप्लेनेशन टू। एक्सप्लेनेशन टू क्या कह रहा है, एक ट्रस्ट या दूसरी ट्रस्ट को भी डोनेशन दे सकती है। एग्जैक्टली आप बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन डोनेशन देने के बाद आप किसी वजह से कॉर्पस डोनेशन मत देना। अगर आपने कॉर्पस डोनेशन दिया तो हम आपको वो एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं करने देंगे, मतलब वो पैसा हम आपको ड्यूरिंग द ईयर अप्लाइड में नहीं डालने देंगे, वो आपका टैक्सेबल रह जाएगा। डन? पहली चीज तो, पहले दो एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ चुकी हैं। पहली एक्सप्लेनेशन, भाई 85% में से अगर डोनेशन आपको आउटस्टैंडिंग है ड्यूरिंग द ईयर मिला ही नहीं, तो कह देना जिस साल मिलेगा या उससे अगले साल में उसे टैक्सेबल कर देंगे। अगर आपको किसी और रीजन की वजह से वो पैसा नहीं मिला या लास्ट में ऐसा बल्क डोनेशन मिला था, तो कह देना कि भाई अब मैं इसे अगले साल में खर्च कर देंगे इस पैसे को। नेक्स्ट, दूसरा, किसी और ट्रस्ट को डोनेशन करना है तो एज अ सिंपल डोनेशन करना, ताकि आप उसको अप्लाइड में क्लेम कर पाओ। इसका आगे प्रोविजन हम पढ़ने वाले हैं कि जो आप डोनेशन करोगे किसी और ट्रस्ट को एज अदर देन कॉर्पस डोनेशन, उसका भी 85% ही आप अप्लाइड में डाल सकते हो, 100% नहीं डाल पाओगे। ये आगे एक्सप्लेनेशन में आया। और ठीक है,
ये लास्ट में आया था। और अगर आपकी कॉर्पस डोनेशन है तो वो आपको अप्लाइड में डालने हम नहीं देंगे, वो हम पूरे का पूरा आपका टैक्सेबल कर देंगे। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 3, भाई ट्रस्ट में क्या पीजीबीपी के सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं, ये चीज याद रखना, ये May 25 में क्वेश्चन आया था, क्या ट्रस्ट में पीजीबीपी के सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं? हाँ, सिर्फ एमसीयूज में क्वेश्चन आया था। हाँ, सिर्फ 2 सेक्शन पीजीबीपी के एप्लीकेबल होते हैं ट्रस्ट पे। पहला, किसी को भी पेमेंट 10,000 से ज्यादा कैश में मत करना। अगर आपको कैश में पेमेंट करना है 10,000 से ज्यादा तो आपको स्पेसिफाइड मोड का ही यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, डिमांड ड्राफ्ट या स्पेसिफाइड मोड्स का, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस टाइप एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सब मेथड यूज करने पड़ेंगे। कैश में पेमेंट 10,000 से ज्यादा सिंगल डे में सिंगल पर्सन को मत करना ट्रस्ट में। तो ये सेक्शन था 40A, ये वाला सेक्शन था आपका। नेक्स्ट 40A ये होता है पेमेंट। अगर ट्रस्ट किसी को पेमेंट करनी है और ट्रस्ट को टीडीएस काटना था और ट्रस्ट ने नहीं काटा तो वो हम आपको पीएनएल में डेबिट करने नहीं देंगे, वो हम आपको अप्लाइड में डालने नहीं देंगे। तो ये सेक्शन पीजीबीपी का था 40A। बेसिकली क्या था, अगर आपने किसी को पेमेंट करी है एंड यू आर एलिजिबल टू डिडक्ट टीडीएस फॉर दैट पर्सन तो आपको वो टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर आपने नहीं काटा तो अप्लाइड में आपका 30% रेजिडेंट को पेमेंट करी थी तो डिसअलाउड हो जाएगा, अगर नॉन रेजिडेंट को करी थी तो 100% डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी 3 एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट कम टू द फोर्थ सेक्शन। नेक्स्ट कहता है, भाई मेरे को कॉर्पस डोनेशन मिली, मेरे पास नॉर्मल डोनेशन नहीं थी, तो मैंने क्या करा, उस कॉर्पस डोनेशन को उठाया और अपने नॉर्मल खर्चों के लिए यूज कर लिया ट्रस्ट ने, रेगुलर डे टू डे एक्सपेंस के लिए। तो उस केस में क्या होकर चलेगा? तो भैया सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है, जब भी आप कॉर्पस डोनेशन का पैसा नॉर्मल खर्चों के लिए यूज कर रहे हो और सोच रहे हो बाद में पैसा मैं कॉर्पस में वापस डाल दूंगा, थोड़े टाइम के लिए मेरे को पैसा चाहिए, मैंने कॉर्पस से बाहर लोन लेने की जगह मैंने कॉर्पस से पैसा उठा लिया, तो बहुत सीधे शब्दों में इस एक्सप्लेनेशन ने ये बात बोली है कि जब भी आप कॉर्पस से पैसा लेके खर्च करोगे तो आपको वो हम अप्लाइड में उस साल में डालने नहीं देंगे। सर क्या बात कर रहे हो, खर्चा भी करना है अप्लाइड भी नहीं डालने दोगे? हाँ एग्जैक्टली, इस प्रोविजन ने ही कहा है, लेकिन इसने ये भी साथ में कहा है जिस साल आप पैसा वापस कॉर्पस में डिपॉजिट कर दोगे उस साल में आप बिल्कुल अपना अप्लाइड में पैसा डाल लेना। तो चलो एक बार पढ़ते हैं कि प्रोविजन में लिखा क्या है। अमाउंट अप्लाइड फ्रॉम द कॉर्पस फंड आपने अप्लाइड किया, आप उसको अप्लाइड में नहीं डाल पाओगे, ठीक है, लेकिन जिस साल आप उसे रीडिपॉजिट करोगे उस साल में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन एक चीज और कही थी सेक्शन ने कि जो आपको पैसा डिपॉजिट बैक करना है कॉर्पस में वो 5 साल के अंदर अंदर करना पड़ेगा। अगर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जिसमें आपने वो पैसा यूटिलाइज किया था, अगर आप वापस डोनेट नहीं कर पाए या 5 साल के बाद किया तो हम आपको वो अप्लाइड में पैसा डालने नहीं देंगे। Deposit back in corpus within 5 years from the end of the financial year in which amount applied। तो ये चीज याद रखना, एग्जाम्स में टेस्ट किए जाते हैं ईयर से, और ये फाइनेंशियल ईयर याद रखना, जिस साल में पैसा यूज किया उसके एंड से अगले 5 साल में आपको वापस डालना है, नहीं डाला तो उसके बाद आपको अप्लाइड में 6 ईयर में डिडक्शन यानी कि एज एन अप्लाइड नहीं माना जाएगा। प्लस कुछ कंडीशन है, जो भी पैसा आपने कॉर्पस से यूटिलाइज किया है वो आप किसके लिए यूटिलाइज करके चलोगे? पहली चीज, वो पैसा आपको इंडिया में ही अप्लाई करके चलना है। आप जो पैसा कॉर्पस से यूटिलाइज करें वो किसी और को डोनेट नहीं करके चलोगे। आप वो पैसा पीजीपीपी के सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं उसका बिल्कुल ध्यान में रखना। अगर आपने किसी साल में पैसा ज्यादा खर्च कर दिया है तो आपको अगले साल में सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड करने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कोई प्रोविजन नहीं है, जो जिस साल में किया वहीं पे रेलेवेंट, अगले साल कुछ नहीं उठ के जाएगा, ये याद रखना इस चैप्टर में। नेक्स्ट, अमाउंट स्पेंड नॉट फॉर बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन, जो पैसा खर्च करोगे किसी पर्टिकुलर पर्सन के बेनिफिट के लिए नहीं करके चलोगे। तो 4 से 5 कंडीशन बताइए, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या है, क्योंकि केस स्टडी बन के आती है तो आपको 4 कंडीशन एप्लीकेबल याद होनी चाहिए क्या क्या होती है। जो भी कॉर्पस से पैसा यूटिलाइज करा, पहले याद रखना कि फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जिसमें अमाउंट को यूटिलाइज था उसके अगले 5 साल में आपको वो पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा कॉर्पस में। इंडिया में पैसा खर्च करना, पीजीबीपी के सेक्शंस का ध्यान में रखना, किसी और को डोनेट मत करना, किसी और के बेनिफिट के लिए यूटिलाइज मत करना, और साथ में कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ का यहाँ कोई प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन 4 का ये क्लॉज 2 क्या कहता है, सेम फॉर लोन के लिए है। मैंने लोन लिया, बोरिंग्स ली, अब मैं चाह रहा हूँ कि उस बोरिंग्स को मैंने पैसा खर्च कर लिया और मैं उसको अप्लाइड में दिखा रहा हूँ, तो प्रोविजन कहता है नो, ये आपको अलाउड नहीं होगा। सिमिलरली जब लोन आप वापस से रीडिपॉजिट करोगे उस साल में उस पैसे को हम अप्लाइड में डाल सकते हो। खर्चा तो होना चाहिए ना, उस साल में आपने बाहर से पैसा लिया फिर खर्च कर दिया तो हम आपको नहीं लेने दे रहे, लेकिन बाहर से पैसा लिया जब एक्चुअल में आपने खर्चा कर दिया तब आपको, और वापस से रीडिपॉजिट कर दिया तब हम आपको अप्लाइड में डालने को दे देंगे। सेम कंडीशन 5 साल की, और जो बाकी कंडीशन थी इंडिया में अप्लाइड होनी चाहिए, पीजीपी के सेक्शंस का ध्यान रखना, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बेनिफिट के लिए नहीं होना चाहिए,
ट्रस्ट को डोनेट मत करना और कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ नहीं होगा, ये चीज याद रखना। तो अमाउंट अप्लाइड फॉर लोन आप अप्लाइड करंट ईयर में नहीं डाल सकते हो। कंसिडर इज अप्लाइड जब आप उसे रीपे कर दोगे। पांचों कंडीशन आपकी सेम है एज अबव वाली, राइट। नेक्स्ट, अब इसका क्लॉज 3 क्या कहता है, अमाउंट डोनेटेड टू एनी अदर ट्रस्ट 85% इज कंसीडर्ड एज अप्लाइड, ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर एक्सप्लेनेशन 2 के हिसाब से अगर आपने किसी और ट्रस्ट को डोनेशन दी है तो आप कॉर्पस डोनेशन दोगे तो आपको बिल्कुल अलाउड नहीं थी, लेकिन अगर आपने वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन दिया है तो वो आपको एज एन अप्लाइड उस साल में डाल सकते हो। लेकिन विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लेनेशन 4 क्लॉज 3 वो ये कहती है कि आप सिर्फ 85% ही अप्लाइड में डाल पाओगे, 15% हम आपको नहीं डालने देंगे। भाई बेसिकली आपने तो अपना काम आसान कर लिया ना, ट्रस्ट का काम क्या होता है, समाज सेवा करना। आपसे पैसे खर्च नहीं हुए, आपने किसी और को दे दिए, ऐसे तो आप कुछ काम करोगे ही नहीं ना, इसलिए आपको हमने 15% का यहाँ पर टैक्सेबिलिटी कर दी है। नेक्स्ट, सेक्शन 11 सबसेक्शन 2। अब ये सेक्शन हमारा क्या बोलता है ये सेक्शन क्या कहता है, एक बार सारी एक्सप्लेनेशन ऊपर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या थी। हमारी एक्सप्लेनेशन 1 थी, अगर 31 मार्च तक डोनेशन आउटस्टैंडिंग है तो कह देना अगले साल या उससे अगले साल में हम खर्च कर देंगे। अगर उसका अगला प्रोविजन था, अगर आपको डोनेशन मिल चुकी है आप खर्च नहीं कर पाए तो कह देना अगले साल मिली थी, शायद बल्क डोनेशन हमको एट द एंड मिली थी। नेक्स्ट, किसी और को डोनेशन करना है तो कर सकते हो, एज अ कॉर्पस मत करना। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट जो आपका वो था कॉर्पस डोनेशन थी वहां से खर्च पैसा मत करना, करोगे तो जिस साल में वापस करोगे 5 साल के अंडर अंडर वही आपको डिडक्शन अमेजन अप्लाइड कर सकते हो। सेम फॉर लोन था, किसी और को डोनेट करोगे तो 85% का ही आपको अप्लाइड में लेके चलना है। नेक्स्ट, ये इनकम जब कंप्यूट करते हैं ना पूरा एक फॉर्मेट आएगा, उसमें हम आपको सिखाएंगे ऐसे ऐसे से चलता है। और बेसिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता, ये सब थ्योरेटिकली प्रोविजंस पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, आप देख सकते हो लास्ट ईयर के एग्जाम्स पेपर उठा के भी, जो कि मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा अभी से। नेक्स्ट, अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्शन सेक्शन 11 सबसेक्शन 2। 85% जो आपका पैसा था यार, कॉर्पोरेट डोनेशन आपकी हमने एग्जाम्प्ट कर दी, जो बाकी इनकम थी वॉलंटरी में से 15% की हमने आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी, जो बाकी 85% बचा, अब मैं वो कह रहा है कि भाई मान लो मेरी एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है या मेरा स्कूल कंस्ट्रक्ट हो रहा है जिसमें मेरे को आगे चैरिटेबल एक्टिविटी करनी है, बच्चों को फ्री में पढ़ाना है, या मेरा कोई हॉस्पिटल बन रहा है वहां पे मैंने समाज सेवा करनी है। अब उसके लिए मेरे को पैसा इकट्ठा करना है, मैं खर्च नहीं कर सकता करंट ईयर में, तो मैं क्या करूंगा, उस पैसे को एक साइड में रख दूंगा। अब साइड में रखने का मतलब क्या है कि भाई मैं उस पैसे को खर्च नहीं करूंगा, तो गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है ठीक है आप उस पैसे को साइड में रखो, बट क्या मुझे टैक्स देना पड़ेगा उस साल में उस पैसे पर, तो गवर्नमेंट ने हमें क्या ऑप्शन दिया है, नहीं आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। आप बस एक छोटा सा काम हमारा कर देना, हमें 2 महीने पहले आके बता देना कि आप इतना पैसा इस पर्पज के लिए इतने साल के लिए इकट्ठा कर रहे हो, तो हम आपको उस साल में अप्लाइड डालने देंगे। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपको पर्पस पूरा डिटेल में बताना है ना, बस पर्पस और पीरियड बता दो मोटा माटी, कोई ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको पर्पस इनसफिशिएंट है इस वजह से आपकी ये एग्जाम्पशन कैंसिल नहीं होगी, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, इस चीज को याद में रखना। नेक्स्ट, 85% नॉट अप्लाइड बट एक्यूमुलेटेड कर रहे हैं, तो नॉट इंक्लूडेड इन इनकम इफ, तो आपको इनकम में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको अप्लाइड में ये क्लेम करने को मिल जाएगा। कब मिलेगा, फर्निश स्टेटमेंट टू यू, ये को आप स्टेटमेंट सबमिट कर देना 2 मंथ्स पहले बिफोर द ड्यू डेट जो 130 मैंने बताई गई है, जो मैंने बता दिया आपको 31 अक्टूबर होती है। पर्पस एंड पीरियड बता देना, मैक्सिमम 5 साल के लिए आप पैसे इकट्ठा कर सकते हो, उससे ज्यादा की आपको परमिशन है, क्या कम के लिए कर सकते हो, यस क्योंकि मैक्सिमम वर्ड लिखा हुआ है, इस चीज को भी याद रखना, मैक्सिमम आप 5 साल के लिए पैसे एक्यूमुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट, जो ये पैसा आपने साइड में रखा है इस पैसे को सेपरेटली आइडेंटिफिएबल रखना, और इस पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करके रखोगे, सेफ मोड में इन्वेस्ट करके रखोगे। सर सेफ मोड आगे हम बताएंगे कि सेफ मोड होते क्या है, गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दे दिए कि भाई आपको ये पैसा यहाँ यहाँ या यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, और अगर यहाँ इन्वेस्ट नहीं करा तो आपको क्या होगा वो हम अगले सेक्शन में पढ़ लेंगे क्या होगा। नेक्स्ट, किसी और ट्रस्ट को आप डोनेट नहीं करोगे, भाई जो पैसा जिस पर्पज के लिए रखा उस पर्पज के लिए ही यूटिलाइज करना, अगर किसी और पर्पज के लिए यूटिलाइज किया तो हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे कि वो टैक्सेबल हो जाएगा। प्लस किसी और को डोनेट भी मत करना। तो अगला सेक्शन क्या है, 11(3) आ गया। अब 11(3) क्या कहता है, एग्जाम्पशन विड्रॉ कर ली जाएगी, कौन सी वाली एग्जाम्पशन जो हमने ऊपर पढ़ी 11(2) में, ये वाली, राइट। इसमें क्या कह रहा है, एग्जाम्पशन विड्रॉ कर ली जाएगी कब, पहली कंडीशन, अगर आपने किसी और पर्पज के लिए अप्लाइड कर दिया, सर अदर पर्पज के पैसे तो हॉस्पिटल बनाने के लिए रखा था ना, आपने किसी और को डोनेट क्यों किया, नहीं कर रहा था ना, तो वो आपको एग्जाम्पशन नहीं मिल के चलेगा। नेक्स्ट, अगर आपने पैसा सेफ मोड में इन्वेस्ट नहीं किया, तो सेफ मोड में इन्वेस्ट करना था ना, 11(5) में हमने बताया है ना, जो हम आगे पढ़ेंगे कि भाई आपको एफडी में पैसा लगाना था, पोस्ट ऑफिस में डालना था, आपको ऐसे ऐसे पैसे इन्वेस्ट करना था, आपको इन्वेस्टमेंट करना था किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी, आपको इमोबल प्रॉपर्टी में लगाना था, क्यों नहीं लगाया आपने, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स में लगाओगे पैसा तो आपको हम डिसअलाउड ही करेंगे ना,
बात माने तो हमारी पूरी मानते। नेक्स्ट, नॉट यूटिलाइज विद इन स्पेसिफाइड टाइम। अगर आपने पैसा हमें बताया था 3 साल के लिए इकट्ठा करना है, आपको 3 साल में बिल्डिंग बन जाएगी, नहीं बनी तो अब टैक्सेबल करो उसको 3rd ईयर में। अब भाई पहले सोच के बताना था ना, 4 साल मांग ली तुमने, मना थोड़ी किया था, 5 साल तक का टाइम दिया है ना। अब आपको जल्दी थी तो भाई अब टैक्स तो भरना पड़ेगा। नेक्स्ट, इफ डोनेटेड टू अदर ट्रस्ट, किसी और ट्रस्ट को डोनेट मत करना वो पैसा। कहा है बिल्डिंग बनाने के लिए तो बिल्डिंग बनाओ ना, किसी को क्यों दे रहे हो भाई, तुम्हारा काम है, तुम करो उसे फटाफट। नेक्स्ट, टैक्सेबल कहाँ होगा ये सारा इनकम आपकी, ये सारी टैक्सेबल होने वाली है 115 बीबीआई में 30% से टैक्सेबल हो के चलेगा। यहाँ पे जो भी टैक्सेबिलिटी है मेनली सारी 115 बीबीआई में 30% से टैक्सेबल हो जाती है। ट्रस्ट को हम जो भी डिसअलाउड करेंगे जहां भी करेंगे, राइट, डन है। नेक्स्ट आ जाओ 11(4) पे। 11(4) क्या कहता है, इफ इंसिडेंटल टू मेन ऑब्जेक्ट क्लेम एग्जम्पशन अंडर 11(1), 11(2) बिजनेस इनकम। क्या कह रहा है, बेसिकली ट्रस्ट जैसे मैंने कहा था इस्कॉन टेम्पल है, वो भगवत गीता बेस्ड है, वो उनका बिजनेस है। भाई बिजनेस की कंडीशन क्या है, आपका बिजनेस जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है उसे इंसिडेंटल होना चाहिए, प्लस सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन करके चल रहे हैं, तो आपको पूरी एग्जम्पशन हम देके चलेंगे, तो उनको कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है बिजनेस इनकम पे। सेक्शन 11 की पूरी एग्जम्पशन ले सकते हो उस बिजनेस इनकम के अगेंस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही इसमें कहा गया है, इफ इंसिडेंटल है मेन ऑब्जेक्ट से अगर आपका बिजनेस, तो आप एग्जम्पशन बिल्कुल क्लेम कर सकते हो 11(2) में एज बिजनेस इनकम। लेकिन अगर एओ ने फाइंड आउट किया कि आपने कुछ इनकम छुपाई, भाई हम आपको एग्जाम्पशन लेने दे रहे हैं लेकिन आप फिर भी दगाबाजी कर रहे हो, तो उस दगाबाजी वाली इनकम के अगेंस्ट हम आपको एग्जाम्पशन सेक्शन 11 में नहीं लेने देंगे और उसको हम टैक्सेबल कर देंगे 30% से अंडर सेक्शन 115 बीबीआई में। ठीक है, बिजनेस इंसिडेंटल रखना, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके चलना, सीधी सी बात है, बस इसमें दगाबाजी मत करना। 11(5) चूची ऐसा सेक्शन है, पेपर में टेस्ट हो जाता है कि सेफ मोड में पैसे इन्वेस्ट है या नहीं है, बताओ। एमसीक्यूज में भी आ जाता है, बेसिकली शायद मे 25 या नवंबर 24 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सेफ मोड का मतलब होता है आप इमूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप डिपॉजिट कर सकते हो पोस्ट ऑफिस में, शेड्यूल बैंक में, आप इन्वेस्ट कर सकते हो किसी भी पब्लिक सेक्टर कंपनी में। पेपर में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया होगा, क्या वो सेफ मोड है या नहीं है, तो कहते ना सेफ मोड नहीं है, जो उस पैसे की आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलने वाली है, तो आपने वहां पे इन्वेस्ट किया हुआ है। नेक्स्ट, और ये याद रखना एग्जाम्पशन एक 11(3) में क्या कहता है, टैक्सेबिलिटी। एग्जाम्पशन तभी अलाउड होगी इफ फॉर्म फाइल टिल ड्यू डेट, जो हमने कहा है फॉर्म फाइल करना है गवर्नमेंट को 2 महीने पहले बताना होता है, आउटस्टैंडिंग पैसा था, अगर पैसा जल्दी में लेट मिला था आप खर्च नहीं कर पाए तो आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है 2 महीने पहले, लेकिन लेट बाय लेट अब टिल ड्यू डेट तक बता सकते हो, आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। अगर ड्यू डेट ऑफ 139(1) के बाद 31 अक्टूबर के बाद बताओगे तो हम आपको ये एग्जाम्पशन लेने नहीं देंगे। क्लियर कट है, यहाँ तक समझ में आया सब कुछ। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, 11(6) की बात कर लेते हैं। 11(6) क्या कहता है, भाई 11(6) भी बहुत सिंपल सा सेक्शन है। हमारी ट्रस्ट ने अगर कोई एसेट बेची है, कैपिटल एसेट बेची है, तो उसके पास पैसा आया होगा, सिंपल। अब उस पैसे को ऐसे का ऐसा उसने किसी और कैपिटल एसेट को एक्वायर करने में लगा दिया, तो हम आपको पूरी एग्जाम्पशन दे देंगे, आप पूरा पैसा अप्लाइड में डाल सकते हो। क्या कहा मैंने, दोबारा सुन लो। अगर फर्म को सॉरी अगर ट्रस्ट को इनकम कैपिटल एसेट बेचा और जो भी सेल कंसिडरेशन आया, अगर वो पूरे का पूरा अपने अनदर कैपिटल एसेट एक्वायर करने में पैसा लगा दिया, तो हम आपको एग्जाम्पशन दे देंगे। लेकिन अगर आपको पार्शियल कंसिडरेशन आपने लगाई है न्यू कैपिटल एसेट एक्वायर करने में, तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट, जो डिफरेंस आएगा वो एग्जम्प्ट होगा। सर अभी डिफरेंस क्यों एग्जम्प्ट किया गया, बेसिकली ये क्या हुआ, जो आपका पहले अपने अप्लाइड में कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट थी वो आपने अप्लाइड में डाल ली होगी, अब कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट थोड़ी सी महंगी आई होगी। मान लो ओल्ड एसेट आपकी 1 लाख की थी, जब आपने खरीदी होगी वो आपने अप्लाइड में डाल ली होगी। नेक्स्ट, अब आपने नई एसेट खरीदी 1.5 लाख की, अब आपको अप्लाइड में 50,000 डालने को दे रहे हैं, तो क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट टोटल कितनी हो गई, 1.5 लाख की। 1 लाख पहले आपने ओल्ड एसेट का 1 लाख डाल दिया था पीएनएल में, 50,000 नई वाली का आप डाल दिया, तो 1.5 लाख आपको ऑटोमेटिकली पीएनएल में आ चुका है, तो हम आपको वो एग्जाम करके चल रहे हैं। नेक्स्ट, तो आपको 11(6) भी हो गया। और एक 11(6) एक चीज और कहता है कि आप अगर अप्लाइड में पूरी कॉस्ट डालने को हम आपको दे रहे हैं भाई, तो डेप्रिसिएशन किस चीज का आपको मिलेगा, आपको कोई डेप्रिसिएशन हम पीएनएल में डालने नहीं देंगे, अप्लाइड में कोई डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन आपका नहीं होगा, क्योंकि आपने पूरी कॉस्ट ही पीएनएल में डाल दिया यार, डेबिट कर दिया, अप्लाइड डाल दिया, उससे पूरी की हम आपको डिडक्शन दे रहे हैं, तो आप वो कैसे मांग रहे हो फिर आके, आपको डेप्रिसिएशन भी चाहिए, डबल डबल डिडक्शन चाहिए, तो कोई डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। ये चीज भी एग्जाम्स में आती है, 11(6) ने बोला है। और एक लास्ट 11(7), ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आता ही आता है, हर दूसरा अटेम्प्ट में ये पेपर में आता है। भाई पेपर में एक चीज याद रखना,
ट्रस्ट को सेक्शन 11 के अलावा 10(1) एग्रीकल्चर इनकम की एग्जम्पशन मिल सकती है। इसके अलावा सेक्शन 10 की ट्रस्ट को कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। मैंने क्या कहा? अ ट्रस्ट कैन क्लेम एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 along with section 10(1) and trust is not eligible to claim deduction of any other section of section 10 along with section 11। समझ गए? ये चीज याद रखना, पेपर में पूछी जाती है, क्या ट्रस्ट सेक्शन 10(1) की डिडक्शन क्लेम कर सकती है व्हेन ही इज क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन और एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11? तो आंसर इज यस। एग्रीकल्चर इनकम की आपको डिडक्शन बिल्कुल मिलेगी, लेकिन इसके अलावा आपको कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलने वाली है ट्रस्ट को। नेक्स्ट, तो आपका ये सेक्शन 11 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वी मूव फॉरवर्ड विद सेक्शन 12। एक मिनट लो, फिर से रिकैप करो। मैं एक बार स्क्रीन स्क्रॉल कर देता हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा, क्या सब कुछ समझ में आया। पेपर में इन्हीं में से आएगा क्वेश्चन, कुछ नया नहीं आएगा। तो इसको एक मिनट लेके थोड़े से लेवल, क्योंकि स्पीडली हम चल रहे हैं, कैसा ना हो आपको ऊपर ऊपर से चीजें आ रही हो। सो टेक योर टाइम फॉर 1 मिनट। पढ़ो। अब लग रहा है कुछ अपना अपना सा। हाँ, देखा देखा सा। लैंग्वेज समझ में आ रही है आपकी? हाँ, हम फेमिलियर हो चुके हैं इस लैंग्वेज के साथ कि इसके बाद अगर हम सेल्फ स्टडी करें एक बार तो हमें सब कुछ समझ में आएगा। हमें उतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है जितना हमें सेल्फ स्टडी पहली बार करने में लगता। आई होप मैं आप लोगों की कुछ तो हेल्प कर पा रहा हूँ कि चीजों को इजी बनाने में, कि वो लैंग्वेज जो लीगल लैंग्वेज लिखी हुई है हमारी बुक्स में कॉन्सेप्ट में, वो हमें समझ में आ पाए। एंड रिविजन लेक्चर में सिर्फ हमें एग्जाम ओरिएंटेड चीजें चाहिए होती हैं, फालतू बकवास नहीं चाहिए होती है। सो आई एम नॉट गिविंग एनी एक्सप्लेनेशन जो कि रेलेवेंट होगा आप लोगों के लिए। तो जो भी चीज बोली जा रही है प्लीज समझना, नोट करना है नोट कर लो, बट यही चीज पढ़नी है, इसके अलावा फालतू चीज से कुछ नहीं है इसमें। एंड ये पूरा कवर्ड है, ऐसे का मटेरियल पूरे हेक्ट के लैंग्वेजेस में कवर्ड है। कुछ भी मैंने इसमें इरेलीवेंट नहीं डाला, जो एग्जाम ओरिएंटेड है सिर्फ वो चीजें डाली है। एंड आप पिछले एग्जाम्स के पास टाइम के कितने पेपर उठा के देख लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और आपने जिससे भी क्लासेस ली है कोई रेलेवेंट नहीं है, आप उठा के देख लेना, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे लिखा हुआ। क्योंकि तो एक्ट है, कोई अपना हमने नहीं बनाया हुआ है। हर बंदे के बस नोट्स बनाने का तरीका होता है, किसी का ऐसे तो किसी का वैसे, लेकिन लिखता हर बंदा वही चीज है। चाहे ABC लिखो चाहे BAC लिखो, लिखाना तीनों चीज पढ़ानी होती है बच्चों को, बस ये चीज मैटर करती है। सो शुरू कर सकते हैं सेक्शन 12 हम अपना। अब सेक्शन 12 में है क्या? बेसिकली सेक्शन 12 हमें कहता है ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के बारे में कहते हैं, कि भाई जब ये बीच में एक डेट आई थी 1/4/2021, इसमें गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि भाई जो ट्रस्ट हैं उनके रजिस्ट्रेशन को लिए आप अप्लाई कर लो सेक्शन 12A में। तो गवर्नमेंट ने करते करते 1/4/21 से प्रोविजन आया था कि जो एग्जिस्टिंग ट्रस्ट है 3 महीने के अंदर अंदर 1/4/21 से आप अप्लाई कर लो रजिस्ट्रेशन के लिए टिल 30 जून 2021 तक। ये डेट गवर्नमेंट ने बढ़ाते बढ़ाते आपकी 30 जून 2024 तक पहुंचा दी। समझ रहे हो कितना ढीली है हमारी गवर्नमेंट इस चीज में। नेक्स्ट, जब भी आप अप्लाई करोगे तो इसमें क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कब तक मिलेगा भाई। तो भाई बहुत सीधी बात है, अगर गवर्नमेंट कह रही है आपको रजिस्ट्रेशन कब तक मिलेगा, तो इसमें गवर्नमेंट ने आपको टाइम दिया था 3 महीने का। क्या कहा था गवर्नमेंट ने आपको? 3 महीने तक फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ जिसमें आप अप्लाई करोगे आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। 3 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन रिसीव्ड। जब आपकी एप्लीकेशन रिसीव्ड होगी उसके एंड से 3 महीने के अंदर हम आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे एग्जिस्टिंग ट्रस्ट को। कितने टाइम के लिए देंगे? 5 साल के लिए देंगे। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? दोबारा से रिन्यू कराना पड़ेगा अपना रजिस्ट्रेशन। अब जो था वो इनडेफिनेट के लिए ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन वो हमने हटा दिया सिस्टम। अब आपको सिर्फ 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन मिलेगा, उसमें आप एग्जामेशन क्लेम कर पाओगे रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट, भाई अब नई ट्रस्ट बनानी है हमें आज की डेट में, तो क्या करके चलोगे? नई ट्रस्ट के लिए हमने कॉन्सेप्ट निकाला है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का, कि हम आप ट्रस्ट आओ, आप रजिस्ट्रेशन लो, हम आपको 3 साल का बिना किसी इंक्वायरी के प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देके चलेंगे। आपको अप्लाई क्या कब करना होगा? प्रीवियस ईयर कमेंसमेंट से 1 महीने पहले से आपको अप्लाई करना होगा। आपको कब तक रजिस्ट्रेशन हम दे देंगे?
फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ जिसमें आपका एप्लीकेशन रिसीव्ड होगा, उसके अगले 1 महीने के अंदर अंदर हम आपको आपका रजिस्ट्रेशन दे देंगे। 1 मंथ प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, 1 मंथ प्रायर टू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 1 महीने के अंदर अंदर हम आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे। 3 साल के लिए देंगे प्रोविजनली, बिना किसी इंक्वायरी के। सर 3 साल बाद क्या होगा? आगे फिर हमने कंडीशन लगा दी कि जब आप अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज कमेंस, ये तो हो गया आपने एडवांस में रजिस्ट्रेशन ले लिया है। अब आपने जब बिजनेस अपना कमेंस कर लोगे, उसके 6 महीने के अंडर अंडर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्टिविटीज, और अगर आपने एक्टिविटीज कमेंस नहीं करी है, 3 साल पूरे होने वाले हैं, बिफोर 6 मंथ्स फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर, आप अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना। दोबारा सुन क्या कह रहा है, अगर आपने अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट कर ली है तो 6 महीने के अंदर अंदर आप फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दो। अगर आप बाई चांस अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो और आपका एक्सपायरी होने वाला है रजिस्ट्रेशन, तो उसके एक्सपायरी होने से 6 महीने पहले आप अप्लाई कर देना रजिस्ट्रेशन के लिए। अब हम आपको रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए देंगे, विद इंक्वायरी देंगे, एंड जो 5 साल के इंक्लूड करते हैं 3 इयर्स ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ऑल्सो। तो बेसिकली एडिशनली आपको 2 साल का ही रजिस्ट्रेशन मिलने वाला है, ओवरऑल 5 साल का आपको मिल के चलेगा। पहली बार में हम इंक्वायरी नहीं करेंगे, दूसरी बार में हम इंक्वायरी करके चलेंगे। ठीक है, ट्रस्ट रजिस्टर्ड प्रोविजनली, उनकी बात कर लो एक बार। 6 मंथ्स प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ अप्रूवल, अप्रूवल एक्सपायरी होने से 6 मंथ्स पहले, या फिर 6 मंथ्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी विच एवर इज अर्लियर, आप कर सकते हो। 5 साल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा इंक्लूडिंग प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, 5 साल भी पूरे हो गए, मेरा तो एक्सपायरी हो गया। अब तो आपको हम रिन्यू का ऑप्शन दे रहे हैं कि आप रिन्यू कर सकते हो। रिन्यू क्या करना है आपको भाई, अब रिन्यू करेंगे तो हम आपकी इंक्वायरी को फिर करके चलेंगे। रिन्यू के टाइम पे अब आपको प्रोविजनली अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम आपको सीधा विद इंक्वायरी के साथ 5 साल का रजिस्ट्रेशन दे देंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रस्ट हो यार, आपकी इंक्वायरी एक बार हो चुकी है। इंक्वायरी तो हम दोबारा करेंगे, हो सकता है अपने एक्टिविटीज ना मोल्ड करती हो कहीं और, लेकिन आपको प्रोविजनल करने की जरूरत है, सीधा 5-5 साल के लिए हम आपको रजिस्ट्रेशन देते चलेंगे। नेक्स्ट, अगर आपने मॉडिफिकेशन चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी था ट्रस्ट का वो कर लिया है, तो भाई मेरा ऑब्जेक्टिव तो स्कूल पढ़ाने का था, अब मैंने चेंज कर लिया, तो चेंज करोगे तो फिर इंक्वायरी होगी, फिर रजिस्ट्रेशन लोगे। कब लोगे? 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ चेंजिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट आप अप्लाई करके चलोगे कि भाई हमें ट्रस्ट को दोबारा से रजिस्टर कराना है, क्योंकि हमारा एमओए में ऑब्जेक्ट लो चेंज हुआ है। नेक्स्ट, तो आपको 30 डेज का अप्लाई करना पड़ेगा, 5 साल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा विद इंक्वायरी। नेक्स्ट, अगर ट्रस्ट इनऑपरेटिव हो चुकी थी तो क्या होकर चलेगा, तो आप अप्लाई करना 6 मंथ्स प्रायर टू द कमेंसमेंट। इनऑपरेटिव ट्रस्ट थी तो आप 6 मंथ्स के अंदर अंदर दोबारा से धंधा स्टार्ट करने से पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और आपको रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए मिल जाएगा। इनऑपरेटिव तो पहले तो आप ऑपरेटिव थे ना, मतलब पहले तो आप ट्रस्ट कैसे काम कर रहे थे ना, तो हम आपको रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए दे देंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, सुन के चलो। 1/4/21 को आया था एग्जिस्टिंग, 1/4/21 को आया था, ये देखो एली की डेट। एग्जिस्टिंग ट्रस्ट 3 महीने के अंदर अप्लाई करके चलेंगे, जो कि डेट एक्सटेंड होकर 30 जून 2024 तक पहुंच चुकी थी। आपको हम 3 महीने के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ जिसमें आपका एप्लीकेशन रिसीव हुआ था, आपको रजिस्ट्रेशन कराने का मौका दे रहे हैं। आपको में आके देख के पढ़ना, ठीक है। उसके बाद जो अब नई ट्रस्ट बनना चाह रही है, बेसिकली ये पुराना हो चुका है 1/4/21 वाला, तो ये अब नहीं पूछा जाएगा मेरे हिसाब से। अब चलते अब जो नई ट्रस्ट है उनका क्या होगा। आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, 3 साल के लिए हम प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देंगे, अप्लाई करके चलो। कब अप्लाई करोगे? 1 मंथ प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, जिसमें आपको एग्जम्पशन क्लेम करनी है सेक्शन 11 में, उसके लिए आप अप्लाई करके चलना। हम आपको 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ जिसमें आपका एप्लीकेशन रिसीव्ड होगा, आपको रजिस्ट्रेशन देके चलेंगे विद इंक्वायरी, 3 साल के लिए देंगे। जैसे आपको अब क्या होगा, अब आपको प्रोविजनल से फाइनल रजिस्ट्रेशन पे आना होगा, तो आपको क्या करना है, फिर से अप्लाई करना। कब करना? अगर बिजनेस एक्टिविटी कमेंस हो चुकी है तो 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज, और अगर बिजनेस एक्टिविटीज कमेंस नहीं हो पाई है तो हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं 6 मंथ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर, अप्लाई करके चलना, और आपको हम फाइनल रजिस्ट्रेशन दे देंगे, 5 साल के लिए देंगे, इंक्लूडिंग 3 इयर्स ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर आपने ऑब्जेक्ट मॉडिफाई किया था तो आप 30 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन आप अप्लाई करके चलना, हम आपको 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर देके चलेंगे। इनऑपरेटिव था तो अप्लाई करना 5 ईयर के लिए, हम आपको रजिस्ट्रेशन देके चलेंगे 6 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ व्हिच आपकी एप्लीकेशन रिसीव्ड होगा। थक गए सुन के? मैं तो बोल रहा हूँ ब्रो, सुनते चलो बस अभी। नेक्स्ट, ट्रस्ट एक स्पेशल प्रोविजन है, यहाँ पे पेपर में बंदा टेस्ट करता है, क्योंकि ये ना लास्ट में चीज आती है, और पेपर मेकर हमेशा वहां टेस्ट करता है जो लास्ट में चीज होती है। स्टार्टिंग में तो हर बंदा बढ़ता है ना, हिम्मत उसकी होती है जो लास्ट तक पहुंचता है, तो वहां पढ़ते हैं कि लास्ट में क्या कर रहे हैं। ट्रस्ट बिजनेस कमेंस्ड आपका ऑलरेडी हो चुका था 1/4/21 से पहले, जब भी हम प्रोविजन लाए, जब हम ये नोटिफिकेशन लाए,
उससे पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका था, मतलब रजिस्ट्रेशन आपने नहीं कराया था, ना आपने कभी सेक्शन 11 में एग्जाम्पशन क्लेम किया था, ना 13 में, बट आप बिजनेस कर चुके हो ट्रस्ट वाला। दोबारा सुनो क्या होगा, आपने कभी एग्जाम्पशन क्लेम नहीं किया था अर्लियर इस प्रोविजन से आने से पहले, 1/4/21 से पहले, और आपने लेकिन एक्टिविटीज कमेंस कर दी थी, तो हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आप डायरेक्टली फाइनल रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। बिजनेस कमेंस ऑलरेडी जो था, नो एग्जाम्पशन अवेल इन एनी प्रीवियस ईयर में, फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 के बाद ही 1 अक्टूबर 2023 को ये चीज आई थी, आप डायरेक्टली फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन एक 12B भी है, जिसमें आपको ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन मेथड बताया हुआ है। नो नीड टू डू दैट, आज तक कभी पेपर में नहीं आया, ना कभी आएगा। बंदे को प्रोविजन आना चाहिए, रजिस्ट्रेशन के बिल्कुल थ्योरेटिकल बकवास है, आप एक नजर मार भी लोगे उसके बाद आप खुद छोड़ दोगे, इसलिए कोई फायदा नहीं आपको इरेलीवेंट चीजें पढ़ा के। पढ़ो वो जो चीजें काम की भी हो, राइट। इसको हम अभी छोड़ के चल रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने छोड़ी है ये चीज, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये पेपर में नहीं आएंगी। तो आ गई तो कमेंट करके बता देना कभी पेपर में आ गई हो तो, ये वीडियो मैं यूट्यूब से डिलीट कर दूंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट सेक्शन 13, फिर से मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, एक बार पूरी टाइमलाइन पढ़ लो, टाइम लगाओ, पढ़ के देखो, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में आके मेरे से। चले आगे, सेक्शन 13 पढ़ सकते हैं हम, सब सेक्शन 1। सेक्शन 13 बेसिकली बताता है कि अगर ट्रस्ट ने ये हरकत करी तो हम आपको एग्जाम्पशन लेने नहीं देंगे फॉर दैट पर्टिकुलर इनकम, फॉर दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस जो आपने किया। तो आई थिंक इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, अगर जानना हो भाई मेरे को ऐसा कौन सा खर्चा कर सकता हूँ जिसके अगेंस्ट मेरे को एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं तो घोटाला हो रहा होगा ना, और गवर्नमेंट को पता हुआ कि ट्रस्ट ऐसा कर रही है, इसलिए ये चीज आई होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। एग्जाम्पशन नॉट अवेलेबल इन दिस केसेस, कौन कौन सा है? एग्जाम्पशन फ्रॉम प्राइवेट रिलीजियस पर्पस। भाई मैंने क्या करा, बहुत पैसा है मेरे पास, मैंने क्या करा, अपनी एक ट्रस्ट बनाई और उसका एक्सपेंडिचर करता गया, अपनी इनकम वहां पे ट्रांसफर करता गया, और उसको कहता गया भाई तू एग्जाम्पशन लेते जा अप्लाइड में डाल के। तो और वो खर्चा किस लिए करेंगे, मेरे पर्टिकुलर बेनिफिट के लिए, तो वो चीज मत करना। ये प्राइवेट ट्रस्ट होती है कि यार मैंने क्या करा, एक मंदिर बना दिया, रिलीजियस पर्पस हो गया मंदिर का, और वहां पे मैं अपनी फैमिली के पर्पस के लोगों को ही अलाउड कर रहा हूँ कि मेरी फैमिली यहाँ पे आ सकती है, बाहर का कोई बंदा नहीं आ सकता। तो ये चीज करोगे तो आपको हम कोई एग्जाम्पशन नहीं देंगे, आप पूरी इनकम टैक्सेबल कर दी जाएगी प्राइवेट रिलीजियस पर्पस। नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ एनी पर्टिकुलर कास्ट। अगर कोई भी मंदिर किसी पर्टिकुलर बिरादरी के लिए बनता है, या कोई भी ट्रस्ट किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए बनती है, तो उसको एग्जाम्पशन हम लेने नहीं देंगे। फॉर पर्टिकुलर क्रिश्चियन के लिए अगर कोई ट्रस्ट है तो उनको हम कोई एग्जाम्पशन लेने नहीं देंगे, आप पूरी इनकम टैक्सेबल करती जाएगी। ट्रस्ट है, सब एक बराबर होंगे, सेवा होगी सबके लिए होगी, नहीं होगी किसी के लिए भी नहीं होगी, तो इसलिए सेक्शन आया था। नेक्स्ट, और एग्जाम्पशन कहाँ कहाँ नहीं मिल सकती, ये सेक्शन रेलिवेंट होता है बेसिकली हम जैसे ही लोगों के लिए, कि जो डोनेशन हायर अमाउंट में कर देते हैं और बदले में ट्रस्ट से हम कुछ मांग लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने देखा कि भाई ये चीज हो रही है, लोग आगे वो ट्रस्ट को पैसा दे रहे हैं और ट्रस्ट बदले में उनको मोटे मोटे गिफ्ट दे रही है, तो यहाँ पे हम फंस जाते हैं। इस प्रोविजन को ध्यान से पढ़ना, ये पेपर में टेस्ट होता है, ये शायद मई 25 नवंबर 24 एग्जाम्स में आया हुआ है, लास्ट में हम पढ़ेंगे एग्जाम क्वेश्चंस भी, वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा ये क्वेश्चन वहां पे आया था। अगर ट्रस्ट ने खर्चा किया है बेनिफिट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन के अगेंस्ट, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए खर्चा किए, तो क्या वहां पे आपको एग्जाम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो पढ़ना है। अगर ट्रस्ट ने खर्चा किया अपने ऑथर या फाउंडर के लिए, तो ट्रस्ट की सारी इनकम वो टैक्सेबल हो जाएगी, वो वाली इनकम, सिर्फ वो वाली इनकम जो उसने अपने फाउंडर के लिए खर्च करी होगी। नेक्स्ट, किसी भी पर्सन ने ट्रस्ट को डोनेशन दिया था 50,000 रुपए से ज्यादा का, और ट्रस्ट ने उसके पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर खर्चा किया है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। ये एग्जाम में आता है भाई, इसको नोट कर लो, अच्छे से पढ़ लेना, ये एग्जाम में आएगा। अगर मैंने ट्रस्ट को डोनेशन दिया 50,000 से ज्यादा का, और ट्रस्ट ने मेरे लिए कुछ खर्चा किया, तो वो सारा इनकम, वो पर्टिकुलर इनकम ट्रस्ट की टैक्सेबल हो जाएगी। टैक्सेबल कहाँ होगी, हर जगह एक ही सेक्शन लगेगा, 115 BBI @30%। ये एग्जाम्स में जरूर कोट करके आना, इसके नंबर होते हैं। नेक्स्ट, अगर आपका फाउंडर या एचयूएफ किसी
आपका फाउंडर या ऑथर किसी मेंबर है किसी एचयूएफ का, और ट्रस्ट फायदा कर रही है उस एचयूएफ का, इनडायरेक्टली मेंबर का ही हो रहा है, तो वो भी हम आपको टैक्सेबल कर देंगे। नेक्स्ट, अपने मैनेजर का या ट्रस्टी का आप कुछ भी बेनिफिट कर रही है ट्रस्ट, तो वो भी टैक्सेबल कर दिया जाएगा। इन ऊपर वाले लोगों के रिलेटिव के लिए आप खर्च कर रहे हैं तो वो भी टैक्सेबल कर दिया जाएगा। बेसिकली आपको सिर्फ इसी पॉइंट पे ज्यादा टेस्ट किया जाता है, तो इस पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट, और एक ये भी है, ये भी पूछा जाता है पेपर में। नेक्स्ट, एनी कंसर्न जिसमें किसी भी ऊपर वाले पर्सन का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो आप क्या, वो टैक्सेबल कर दिया जाएगा। भाई ऑथर था, उसका किसी भी कंपनी में या किसी भी फर्म में इंटरेस्ट था, अब ट्रस्ट जो है उस कंसर्न के लिए फायदे में करा रही है, उसका फायदा करा रही है, तो इनडायरेक्टली तो तुम अपने बंदों का ही बेनिफिट कर रहे हो ना, तो वो हम आपको करने अलाउड नहीं देंगे। एजुकेशन और मेडिकल रिलीफ, ये भी पेपर में आता है, इसको भी अच्छे से पढ़ना मुझे। एजुकेशन एंड मेडिकल रिलीफ में क्या होता है, अगर आपने बेनिफिट प्रोवाइड किया है किसी भी, मतलब अपने ऑथर या फाउंडर के बच्चों को, अगर आपने एजुकेशन, आपके ट्रस्ट का मोटिव एजुकेशन था, फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करी है अपने ऑथर के या फाउंडर के बच्चों को, या आपका मेडिकल ऑब्जेक्टिव था, हॉस्पिटल था, और आप उनके बच्चों का फ्री में ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो क्या होगा, जो भी उस सर्विसेज की फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आपकी टैक्सेबल कर दी जाएगी। जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी उन सर्विसेज की, वो आपकी टैक्सेबल कर दी जाएगी, और उसके अगेंस्ट आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलने वाला है। इस चीज को ध्यान रखना, ये पेपर में टेस्ट होता है पॉइंट। एक सेकंड में अपना मार्कर चेंज कर लूं। प्रोवाइडेड टू स्पेसिफाइड पर्सन दैट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ फैसिलिटी इज ट्रीटेड एज इनकम एंड एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं होगा अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर इनकम। सेक्शन भी इसी चीज ही था। नेक्स्ट क्या पढ़े, सेक्शन 13(10) पढ़े या, हाँ एक बार 13(10) पढ़ लेते हैं। 13(10) कहता क्या है, ये रहा हमारा 13(10), इनकम इन सर्टेन वॉयलेशन। भाई अगर आपने वॉयलेशन किया तो आपकी इनकम टैक्सेबल होगी। वॉयलेशन कब कब किया होगा आपने, भाई आपका वॉयलेशन होगा, पहला, कहा ना आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव जनरल पब्लिक यूटिलिटी, आपकी बिजनेस रिसिप्ट 20% से ज्यादा हुई तो आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। ये चीज मैंने आपको सबसे पहले बताई थी डेफिनेशन वाले पार्ट में। तो आपका कॉमर्शियल रिसिप्ट 20% से ज्यादा हुआ तो। दूसरा, मैंने आपको भगवत गीता वाले एग्जाम्पल में बताया था, आपका सेपरेट बुक्स मेंटेन करके चलना और आपका बिजनेस इंसिडेंटल होना चाहिए, राइट। तो हम इसमें क्या था, तो आपको सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया तो आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, आपको टैक्सेबल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपकी वो बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा इनकम है तो आपको ऑडिट कराना कंपलसरी है, टैक्स ऑडिट। अगर आपने वो नहीं कराया तो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। रिटर्न टाइम पे फाइल करना जरूरी है, 31 अक्टूबर तक, नहीं किया तो आपके एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, मान लो, होता है ना हर चीज में, हम तो वही सोचेंगे उल्टा क्या होता है। ठीक है, हमने बिजनेस रिसिप्ट हो गई हमारी ज्यादा 20% से, नहीं बनाई हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नहीं फाइल रिटर्न टाइम पे, नहीं ली एग्जाम्पशन, अब P&L बनाओ, एक्सपेंस क्लेम करो, सिंपल। तो उसके लिए भी कुछ बता दो सर कि उसमें क्या करना होता है, उसको केस में भी पढ़ लेते हैं। सेम वही फॉर्मूला चलेगा जैसे हम करते हैं, P&L बनाएंगे, क्रेडिट साइड इनकम, डेबिट साइड एक्सपेंसेस। लेकिन एक्सपेंसेस में कुछ कंडीशन हमें दे रहे हैं कि ये एक्सपेंसेस आपके यहाँ नहीं जाएंगी, कुछ ना कुछ हमने मिलता जुलता ही बना दिया है लॉ ने। तो क्या क्या चीज P&L में हम नहीं डाल सकते, पहली चीज, अगर आपने कोई भी कॉर्पस डोनेशन करी थी तो उसको P&L में डेबिट में नहीं डालने देंगे। अगर आपने बोरिंग्स करी है तो उसको एक्सपेंडिचर किया तो P&L में नहीं डालने देंगे। कोई भी खर्चा आपने अपना कॉर्पस से किया था या बोरिंग से किया था, लोन से किया था, तो उसको P&L में आपको डेबिट करने नहीं देंगे। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन क्लेम आपको करने नहीं देंगे, P&L में डेबिट आप डेप्रिसिएशन नहीं करोगे। आपने किसी और ट्रस्ट को डोनेशन कर दिया तो वो भी हम P&L में आपको डेबिट करने नहीं देंगे। समझ गए, पीजीबीपी के सेक्शंस का ध्यान रखना, ये आपको करना होगा। कुछ नहीं करना, इनकम क्रेडिट करना, डेबिट करना P&L में एक्सपेंसेस, किसी और को डोनेट किया तो नहीं डालेंगे, कॉर्पस से खर्चा किया नहीं डालेंगे, बोरिंग से खर्चा किया तो नहीं डालने देंगे, डेप्रिसिएशन नहीं डालने देंगे। बस ये भी हो गया आपका। एक छोटा सा सेक्शन और रह गया हमारा 11(1)(a) में, इसमें पढ़ लेते हैं क्या होता है। कैपिटल गेन ट्रांसफर्ड बाय द ट्रस्ट।
सेल कंसिडरेशन यूटिलाइज फॉर एक्विजिशन ऑफ अनदर एसेट, ये मैंने आपको ऊपर बताया ही था, रहा कुछ नहीं है। जब आपकी सेल कंसिडरेशन थी आपने यूटिलाइज कर लिया फॉर अनदर ट्रस्ट, अनदर एसेट को एक्वायर करने के लिए, फॉलोइंग कैपिटल गेन आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। कैसे? फुल कंसिडरेशन यूटिलाइज कर ली तो फुल कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा, पार्शियल करी तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। यार मैं सेम कलर से वो कर रहा हूँ जिस बिकॉज क्योंकि इसमें कलर्स बहुत सारे यूज हैं इसलिए मैंने सेम कर दिया। अगर आपको नोट सही होंगे तो आप पर्सनल नीचे कमेंट करिएगा, कोई अपनी मेल आईडी प्रोवाइड करिएगा या कुछ भी मेरे को अपनी रेफरेंस प्रोवाइड कर दिएगा सोशल मीडिया की, ताकि मैं आपको ये नोट्स का एक पीडीएफ बना के भेज दूंगा। और उसमें डोंट वरी कोई हाईलाइटेड नहीं होगा, नॉर्मल जैसे मेरे ओरिजिनल नोट्स है वैसे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट एक चीज आती है पेपर में, भाई ये स्पेसिफाइड वॉयलेशन है या नहीं है, ये भी चीज एक्ट में प्रोवाइडेड है अपने तरफ से, मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपको एक बार स्पेसिफाइड वॉयलेशन की मैं बता देता हूँ डेफिनेशन में क्या क्या चीज कवर होती है जहां जहां आपको टेस्ट किया जाएगा। पहला, इनकम अप्लाइड अप अदर देन ऑब्जेक्ट, सीधी सादी बात है, जिस काम के लिए बने हो वही काम करना, इसके अलावा कोई भी अपने ऑब्जेक्ट के अलावा कोई काम करोगे तो वो आपका स्पेसिफाइड वॉयलेशन मान लिया जाएगा। नेक्स्ट, नॉट कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ, कानून की बात नहीं मानोगे तो आपको स्पेसिफाइड वॉयलेशन मान लिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर रजिस्टरिंग नो जेन्युइन, भाई फर्जी रजिस्ट्रेशन मत कराना ट्रस्ट का, पता चला फर्जी करा है तो आपको स्पेसिफाइड वॉयलेशन मान लिया जाएगा, कुछ भी उसमें गलत इन्फॉर्मेशन डालोगे तो वो स्पेसिफाइड वॉयलेशन मान लिया जाएगा। डूइंग एक्टिविटीज विच इज नॉट जेन्युइन, ये तो बहुत नॉर्मल है ना, जेन्युइन एक्टिविटीज करना, अगर आप फेक एक्टिविटीज कर रहे हो तो आपको स्पेसिफाइड वॉयलेशन मान लिया जाएगा। बिजनेस इंसिडेंटल नहीं किया, बुक्स मेंटेन नहीं करी तो आपका स्पेसिफाइड वॉयलेशन मान लिया जाएगा। अप्लाइड फॉर प्राइवेट रिलीजियस पर्पज, भाई प्राइवेट रिलीजियस पर्पज के लिए पैसे लगाओगे, प्राइवेट पर्पज के लिए लगाओगे तो हम आपको स्पेसिफाइड वॉल्यूशन मान लेंगे। पर्टिकुलर रिलीजियस या कम्युनिटी या किसी पर्टिकुलर कास्ट, जैसे क्रिश्चियन वाला मैंने एग्जांपल दिया था, वहां पे आप पैसा खर्च कर रहे हो तो आपका स्पेसिफाइड वॉल्यूशन मान लिया जाएगा। नेक्स्ट, बहुत देर से हमारी चर्चा चल रही है एक सेक्शन की 115 बीबीआई में, है क्या ये सेक्शन 30% टैक्सेबल 30% टैक्सेबल, जहां इनकम होती है 30% टैक्सेबल करके खड़े हो जाते हैं हम। तो बेसिकली सेक्शन कहता क्या है, सेम चीज सब कुछ रिपीट कर दो इस सेक्शन में जो हमने ऊपर पढ़ा वही। कौन कौन सी इनकम यहाँ पे टैक्सेबल होती है, जहाँ पे स्पेसिफाइड वॉल्यूशन होगा, पैसा एक्यूमुलेट किया था, आपको आउटस्टैंडिंग पैसा मिला था, आपने इस साल जब मिलेगा या उस अगले साल में खर्च नहीं किया तब टैक्सेबल करना था, स्पेसिफाइड बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ तब हमें टैक्सेबल करना था, 5 साल के अंदर लोन या कॉर्पस फंड में से पैसा यूटिलाइज किया था वहां पे रीडिपोजिट नहीं किया हुआ तो यहाँ पे टैक्सेबल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, इनकम टैक्सेबल 30% से कम, सेफ मोड में इन्वेस्ट नहीं किया, कोई डिडक्शन कोई सेट ऑफ नहीं होगा, आपने अप्लाइड कर दिया फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन तो आपको 115 बीबीआई में टैक्सेबल होगा एट द रेट 30%। 85% वाली जिस पार्ट का कुछ नहीं हुआ, भाई 85% अगर आपका अप्लाइड पैसा कम पड़ गया, यानी कि जो आपका ग्रोस टोटल इनकम था आफ्टर 15% स्टैंडर्ड डिडक्शन अप्लाइड लेस करके जो बचेगा वो भी टैक्सेबल हो जाएगा आपका सेक्शन 115 बीबीआई में 30% ट्रस्ट के लिए। तो यहाँ पे याद रखना ट्रस्ट का टैक्स रेट क्या होता है, 30% एट द रेट सेक्शन बीबीआई में। नेक्स्ट, इनकम यूज्ड फॉर एनी पर्पस आउटसाइड इंडिया तो आपको 115 बीबीआई में टैक्सेबल हो जाएगा, आपको खर्चा ट्रस्ट का इंडिया में ही करने के बाद नहीं कर सकते। होप क्लियर। लेट्स टेक अ ब्रेक, रिकॉल द कॉन्सेप्ट्स जो हमने अभी तक पढ़े हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक एक सेक्शन करते जाएंगे, एक एक मिनट का ब्रेक लेते जाएंगे, एक सेक्शन करते जाएंगे, 1 मिनट का ब्रेक लेते जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत इजी चैप्टर है ये, पेपर में 8 नंबर इसमें बनाना फ्री के नंबर होते हैं इस चैप्टर के, मतलब ऐसा चैप्टर है जो आप 1 डेढ़ घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। और बेसिकली अब तो जो मैंने वीडियो दिया आप ये सुन के मेरे से अभी हमें 48 मिनट्स हुए हैं, कितना ही टाइम लगेगा इस वीडियो को सुनने में, 1.5 घंटा, और आपका पूरा चैप्टर 8 नंबर 10 नंबर बन रहे हैं यार, सीए फाइनल में डायरेक्ट टेक्स्ट में, और क्या चाहिए आपको। मतलब 1.5 घंटे में बताओ 10 नंबर अगर हमें मिल जाते तो क्या ही बात थी। नेक्स्ट सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं 115 बीबी सी। इस सेक्शन में क्या होता है यार, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया वर्ड यूज होगा, एक नई टर्मिनोलॉजी यूज होने वाली है, दैट इज एनोनिमस डोनेशन।
एनोनिमस डोनेशन क्या होता है, बेसिकली जब हम डोनेशन देते हैं सामने वाली पार्टी क्या होती है, वो कई बार डॉक्यूमेंट्स नहीं मेंटेन करके रखती है। डॉक्यूमेंट्स से मेंटेन करती है मतलब किसने डोनेशन दिया, कितना दिया, तो वो चीज वो मेंटेन ही नहीं करती है। तो उस डोनेशन को हम एनोनिमस डोनेशन कहते हैं कि जिसके बारे में उस ट्रस्ट के पास डिटेल्स नहीं है कि डोनेशन किसने दिया, कितना दिया, कुछ डोनर की डिटेल्स नहीं है, पेन नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वहां हम टैक्सेबिलिटी पढ़ते हैं सेक्शन 115 बीबी सी में। पहले सेक्शन था 115 बीबी आई, अब आएगा 115 बीबी सी, जहाँ पे हमें कुछ नहीं पता किसने डोनेशन दिया, कितना दिया, एक डिटेल्स मेंटेन करनी होती है ट्रस्ट को, उसने वो मेंटेन ही नहीं करी है डिटेल्स। तो ये सेक्शन आ रहा है। तो बेसिकली इसमें होगा क्या, टैक्स रेट यहाँ भी आपका टैक्सेबल 30% रहेगा। बेसिकली ये सेक्शन लगेगा किसमें, सर आप एक बात बताओ, हमारे पड़ोस में एक मंदिर है, हम तुम्हारा डोनेशन दे के आते हैं, वो तुम्हारा पैन नंबर नहीं मांगते हैं। यार बात तो ठीक है, मंदिर में डोनेशन तो बहुत आता है, अब वो मेंटेन कैसे करे सबका, मतलब बंदा 2 रुपए भी देता है, 10 रुपए भी देता है, बंदा सोना भी दे के जाता है राम मंदिर जैसे में, वो सबका डिटेल्स कैसे मेंटेन कर सकता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन आएगा। तो एक काम करो, रिलीजियस ट्रस्ट को छोड़ दो, तुमको डिटेल्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए अगर तुमने मेंटेन नहीं करी, तुम तुम्हारी टैक्सेबिलिटी नहीं कर रहे हैं सेक्शन में, तुमने हमको हटा दिया। चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करो, भाई जो मंदिर नहीं है, हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं, वो तो मेंटेन कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उनको कौन डोनेशन दे रहा है, जो देता भी है तो थोड़े बहुत बंदे आते हैं, उनकी डिटेल्स मेंटेन कर लेना। चलो सर कर लेंगे, ये तो मान सकते हैं हम एक्ट की बात। ठीक है, निर्मला सीतारमन जी ने इतना तो अच्छा काम किया। नेक्स्ट, जो रिकॉर्ड एनोनिमस डोनेशन जो रिकॉर्ड नहीं बनाता, टैक्स 30% से। अब एक लिमिट है कि एक एग्जम्पशन यहाँ भी दे देंगे एनोनिमस डोनेशन के लिए भी। दे दो सर, बढ़िया है, ट्रस्ट है ना, हम जितना फायदा कर सकते हैं उतना फायदा करने का सोचेंगे, जितनी छूट दे सकते हैं उतनी छूट देने की सोचेंगे, लेकिन इतनी भी नहीं कि सामने वाला नाजायज उसका फायदा उठाना शुरू कर दे। तो डोनेशन के लिए लिमिट क्या पड़ी, जितनी आपको डोनेशन मिली है ट्रस्ट को, चाहे वो कॉर्पस हो, चाहे वो गवर्नमेंट ग्रांट हो, कुछ भी हो, उसका कर दो 5%। क्या कर दो, 5%। 5%, ये 5 आ गया ना, 5% कर देना, साथ में उसका 5% करने के बाद 1 लाख रुपए, विच एवर इज हायर, उसको छोड़ दो, बाकी वाला आपका 115 बीबीसी में टैक्सेबल होगा। मैंने क्या कहा, अब एक बार लिखा हुआ पढ़ लो, शायद आपको जल्दी क्लैरिटी आएगी। 5% ऑफ टोटल डोनेशन, चाहे वो कॉर्पस हो, चाहे वो ग्रांट हो, गवर्नमेंट ग्रांट हो, और 1 लाख रुपए, विच एवर इज हायर, वो आपको टैक्सेबल कर दिया जाएगा 30% से। लेकिन छोड़ेंगे नहीं, जो ये अमाउंट निकलेगा आपका डिडक्शन वाला, जो ये अमाउंट निकलेगा डिडक्शन वाला, वो भी टैक्स एग्जम्पशन वाला, सॉरी, जो भी यहाँ आपको अमाउंट एग्जाम निकलेगा, इधर इट इज 1 लाख रुपए और 5% ऑफ दिस, हम उसे भी टैक्स करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे, अपने प्यारे सेक्शन 115 बीबी आई में। समझे, बैलेंस जो आपका इनकम टैक्स होगी नॉर्मल रेट से, यानी कि 30% से जो ये ऊपर एग्जाम्पशन अमाउंट निकलेगा, ये वाला आपको वहां से टैक्सेबल होगा। ठीक है, दोबारा समझे क्या होगा, आपकी टोटल डोनेशन लिखना जितनी रिसीव हुई है, उसके बाद अनोनिमस डोनेशन की जो आपकी एग्जाम्पशन लिमिट निकलेगी वो लिखना, टोटल करना, उसको 15% की स्टैंडर्ड डिडक्शन देना, फिर आपकी टोटल ग्रॉस टोटल इनकम आएगी, उसमें से अप्लाइड इनकम निकालना, फिर जो बचेगा वो आपकी इनकम निकल के चलेगी। और लेकिन जो अनोनिमस डोनेशन निकलेगा अबव लिमिट, वो आपका 30% से लास्ट में सीधा का सीधा टैक्सेबल हो जाएगा 115 बीबीसी में, उसका ऊपर कोई काम नहीं है। जो एग्जाम्पशन लिमिट निकाली थी वो ऊपर आके आपके नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल हो जाएगी, जिसमें आपको 15% की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलने वाली है। नेक्स्ट, एक एक्सिट टैक्स का कॉन्सेप्ट है, दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है सेक्शन 1023C, ये बेसिकली बात करता है आपका स्कूल हॉस्पिटल्स की बात करते हैं। भाई बहुत सिंपल सेक्शन है, आज की डेट में सेक्शन नहीं एप्लीकेबल है, शायद आज से पेपर में ना पूछा जाए, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए थोड़ा सा कि भाई अभी इनिशियली हटा है, तो मे बी एग्जामिनर आपका थोड़ा सा टेस्ट कर रहे डेट के बेसिस पर, पहले क्या था अब क्या था, कुछ भी हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ डेट कि भाई ट्रस्ट इस टाइम पे रजिस्टर्ड हुई है तो किसी अप्लाई कर सकते, कुछ भी हो सकता है एग्जाम्स में, यू नो अबाउट आईसीआई। तो एक थोड़ा सा ब्रीफ लेते हुए, इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप लोगों को बहुत भारी हो जाएगा, आप इस चीज को पढ़ सकते हो। इनकम ऑफ यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या मेडिकल इंस्टीट्यूशन का ना, स्कूल्स के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए और आपका मेडिकल के लिए है क्या,
एग्जाम्पशन रिलेटेड है कि भाई अगर आप स्कूल हो या हॉस्पिटल हो तो आप एग्जाम्पशन के लिए इस सेक्शन में आ जाना, 12 में मत जाना। पहले ये हुआ करता था। क्या कह रहे हैं, अगर आपकी ग्रोस रिस्क से पहले कह रहा है अगर आपको गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो है, कुछ कंडीशन तो होगी ना, कैसा आई विल से दिस इज गवर्नमेंट और दिस इज प्राइवेट। जहां पे 75%, जहां पे एटलीस्ट जहां पे एटलीस्ट 50% का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का होगा, वो गवर्नमेंट स्कूल या हॉस्पिटल कहलाएगा। गवर्नमेंट रिसिप्ट 50% होनी चाहिए, जहां से डोनेशन मेरे को 50% गवर्नमेंट, एटलीस्ट 50% डोनेशन मेरे को, मोर देन एटलीस्ट 50% नहीं, एटलीस्ट मोर देन 50% अगर आपको गवर्नमेंट से मिल रही है रिसिप्ट डोनेशन, पर्पज एजुकेशन या मेडिकल रिलीफ है, तो आपको एग्जाम्पशन टैक्स का मिलेगा। कौन से सेक्शन में मिलेगा, 1023 से तो कॉमन था, इसके सब सेक्शन आ जाएंगे थर्ड ए बी और थर्ड ए सी में। पेपर में बहुत आया है, ये भी टेस्ट करके चलना कि भाई आपको एग्जाम्पशन कौन से सेक्शन में मिलेगा, ए बी ए सी ए डी या फिर 1023 में। बेसिकली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट सर, गवर्नमेंट से तो बात होगी, प्राइवेट वालों के लिए भी कुछ किया है गवर्नमेंट ने, नहीं किया है कि सब कुछ गवर्नमेंट को बेनिफिट मिलता रहेगा, गवर्नमेंट रिसीट वहां पे ज्यादा है तो धीरज रखो, समझो आगे अभी क्या है। अब प्राइवेट की बात कर लेते हैं, स्कूल यूनिवर्सिटीज मेडिकल की। अगर आपकी रिसिप्ट अप टू 5 करोड़ है, टर्नओवर आपके रिसिप्ट अप टू 5 करोड़ है, तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा 1023 सी सबसेक्शन क्लॉज थर्ड एडी और थर्ड एई में। क्या मैं सब क्लॉज याद रखने हैं, हाँ कर लेना, पेपर में सब क्लॉज मेंशन करके ही कुछ चीजें पूछी जाती है। ठीक है सर, 5 करोड़ से ज्यादा तो हमें एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, मिलेगा, एग्जाम्पशन मिलेगा, मिलेगा। तो फर्क क्या रह गया सर इन दोनों में, 5 करोड़ से कम और ज्यादा में अगर एग्जाम्पशन दोनों को ही मिलेगा, तो जो डिफरेंस है वो है आपके अप्रूवल का। किस चीज का है, अप्रूवल का। मतलब अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पशन के लिए अंडर सेक्शन 1023 में 4566 में। किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा सर, सीआईटी पीसीआईटी का। ये हमारी इनकम टैक्स की अथॉरिटीज होती हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होती है। ठीक है सर, फिर यहाँ पे अप्रूवल नहीं लेना, मतलब ऐसे एग्जाम्पशन ले लो, हाँ ऐसे ही ले लो। आप ऐसा स्कूल हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हो तो आपको एग्जाम्पशन लेनी है, आपको किसी का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। क्या बात है। लेकिन सर आपने स्टार्टिंग में बताया सेक्शन स्टार्ट करने से पहले की सेक्शन तो अब है नहीं, तो अब कहाँ रजिस्टर होंगे हमारे ये स्कूल और हॉस्पिटल्स। जहाँ पे नॉर्मल ट्रस्ट होती है वहां पे हमने इनको रजिस्ट्रेशन के लिए कह दिया कि भाई अब सब 12 ए बी में चलो रजिस्ट्रेशन के लिए, किसी के लिए कोई अलग सेक्शन नहीं है, सबको 12 ए बी में ही रजिस्टर्ड होना है। डन डन। नेक्स्ट, बस चैप्टर हमारा एंडिंग स्टेज पे ही है। इट्स अबाउट नाउ एग्जिट टैक्स क्या होता, जो जाते वक्त दिया जाता है। सर जाते वक्त तो श्रद्धांजलि दी जाती है, एग्जिट टैक्स कौन देके जाता है, श्रद्धांजलि हम जैसे लोगों के लिए है। अगर ट्रस्ट निकल रही है तो उसको एग्जिट टैक्स देना पड़ता है, जिसको हम एक्रेडिटेड इनकम भी बोलते हैं, टैक्स ऑन एक्रेडिटेड इनकम, और एक्रेडिटेड टैक्स भी इसको हम बोल सकते हैं। ओके, काफी टाइम से एग्जाम्स में नहीं आ रहा है ये लास्ट 2 टाइम, तो इस सितंबर 2025 में एक्सपेक्टेड है कि ये इस बार एग्जाम में आएगा। बेसिकली आपके एमसीक्यू में भी टेस्ट हो सकता है और आपके प्रैक्टिकली टेस्ट भी हो सकता है डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, बट मोस्टली मेरे को एक्सपेक्टेड है कि आपका एमसीक्यूज में ही टेस्ट किया जाएगा ये। सर होता क्या है बता तो दो, एग्जिट टैक्स। हमने तो सिर्फ श्रद्धांजलि चुना था कि फूल माला डालते हैं जब एग्जिट होती है किसी की, तो ये क्या है, टैक्स देना पड़ रहा है जाते वक्त भी। अगर बंदा जा रहा है तो कंगाल होगा, कंगाल से तुम टैक्स कैसे ले सकते हो। हाँ, पहली चीज ट्रस्ट के लिए अपार्ट फ्रॉम जॉब्स, नॉर्मल टैक्स दो या ना दो, एग्जिट टैक्स तो आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट, कब देना पड़ेगा एग्जिट टैक्स, कंडीशंस पढ़ते हैं। 2-3 कंडीशंस हैं, अगर ये हुआ तो आपको एग्जिट टैक्स देना पड़ेगा। 2-3 कंडीशंस, हाँ कौन सी है बता दो, फिर याद करना पड़ेगा। हाँ इजी है रे। पहला, अगर आप कन्वर्ट हो गए किसी नॉन एलिजिबल फॉर्म में, ट्रस्ट से अगर आप प्राइवेट कंपनी में चले गए या कुछ भी ऐसा चले गए जो नॉन एलिजिबल होता है, ये एग्जाम्स में आपका स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि ट्रस्ट कन्वर्टेड इनटू नॉन एलिजिबल फॉर्म, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या समझ में आएगा, चली रे सटकी रे गई है तो टैक्स देना पड़ेगा रे जाते जाते। ठीक है नेक्स्ट, अगर आप मर्ज हो रहे हो किसी और एंटिटी के साथ जिसका आपका सिमिलर ऑब्जेक्टिव नहीं है, आप मर्ज हो रहे हो किसी और एंटिटी के साथ जिसका सिमिलर ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो वहां भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट,
नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन डिसोल्यूशन, मतलब मतलब एसेट बांटने पड़ते हैं क्या ट्रस्ट को जब बंद हो रही होती है डिसोल्यूशन पे? हाँ, कब तक बांटने होते हैं सर? 12 मंथ्स के अंदर अंदर फ्रॉम द मंथ जिसमें आपका डिसोल्यूशन हुआ होगा, उस मंथ के एंड से 12 मंथ के अंदर अंदर आपको विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ जब डिसोल्यूशन होगा आपको अपने बांटने पड़ते हैं एसेट्स। किसी भी ट्रस्ट को दे दो ना जिसका सिमिलर ऑब्जेक्टिव है आपका, ठीक है, अगर वो आप नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। सर 3 कंडीशन दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दो कौन कौन सी थी, हमें समझ में नहीं आई। ठीक है, पहला, आप नॉन एलिजिबल फॉर्म में चले गए, आपने अपना किसी और फॉर्म ऑब्जेक्टिव किसी और के मतलब सिमिलर ऑब्जेक्टिव नहीं था उसके साथ आप मर्ज हो चुके हो, या आपने एसेट 12 मंथ्स के अंदर अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए ट्रस्ट में, तो आपको एक्सिट टैक्स देना पड़ेगा। सर कितना देना पड़ेगा? 30% प्लस 12% प्लस 4% देना पड़ेगा। सर ये क्या है? 30% टैक्स रेट, 12% सरचार्ज, 4% एक्सेस। फिक्स्ड है, सरचार्ज आपको देना ही देना पड़ेगा, तो आपका नेट ऑफ रेट बन जाता है 34.944%। अराउंड 35% चला जाता है, बट पेपर में आपको अराउंड नहीं 34.944% ही मेंशन करके आना है। नेक्स्ट, एक्रेडिटेड इनकम आपकी निकलेगी कैसे? भैया एक्रेडिटेड इनकम होती क्या है? एक्रेडिटेड इनकम बहुत सिंपल होती है, आपकी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट लेस कर देना आपकी लाइबिलिटीज की फेयर मार्केट वैल्यू, जो आएगा वो आपकी एक्रेडिटेड इनकम हो जाती है। समझ गए? सर आपने लिखना भूल गए क्या? ये कहीं लिखा ही नहीं आपने? नहीं रे, तुम्हारे लिए कुछ नहीं भूला जाता। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट माइनस टोटल ओए। एक सेकंड देना अच्छे। ये रहा, ये रहा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज, तो ये आ जाएगा आपका। अब मैंने कहा सर आपने जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज बोला था, बच्चे जो हमारी लाइबिलिटीज होती हैं बुक्स में वो फेयर मार्केट वैल्यू पे ही होती हैं। मींस अगर मैंने लाइबिलिटी शो करी है तो मैं उसको करंट कितनी लाइबिलिटी मेरी बनती है हम उसको इंटरेस्ट रेट खोल के इन्फ्लेशन वगैरह एडजस्ट करके ही बुक में नोट करते हैं। ठीक है, तो लाइबिलिटीज की फेयर मार्केट जो बुक वैल्यू है वो इक्वल ही होती है, तो इसलिए आप कभी भी इनकम टैक्स एक्ट में कहीं लिखोगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, कि लाइबिलिटीज ऑलरेडी ही उस वैल्यू पे होती है जिस पर हमें पे करनी होती है। ठीक है, और रही बात लोन की, जो हमें मान लो 10 साल बाद पे करना था, तो उसके लिए हम इंटरेस्ट को एडजस्ट करके हर साल एंड पे उसको फेयर मार्केट वैल्यू पे ले आते हैं, उसको इंक्रीज करके लास्ट ईयर से इंटरेस्ट अमाउंट को। ठीक है, तो ये चीज कभी नहीं पड़ेगा आपकी हमें फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज लेना था, टोटल लाइबिलिटीज ही आएगा और एसेट के लिए आपकी फेयर मार्केट वैल्यू ही आएगी। नेक्स्ट, सर एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल लाइबिलिटीज निकालेंगे कैसे? लाइबिलिटीज तो मैंने आपको बताई थी कि बुक वैल्यू पे लेके चलते हैं, तो हम आपको लिखा हुआ भी दिखा देते हैं कि सर आपने लिखा कहाँ है ये चीज, आप ऐसे थोड़ी कुछ भी बोलते रहोगे, लिखा हुआ भी तो दिखाओ ना। लाइबिलिटीज आपकी बुक वैल्यू पे ही आएंगी, बस लाइबिलिटीज में क्या क्या नहीं आएगा। कॉर्पस मत लेना, कॉर्पस यानी कि आपका जो कैपिटल फंड होता है वो ट्रस्ट में उसको कॉर्पस फंड बोलते हैं, उसे मत लेना। रिजर्व एंड सरप्लस मत लेना क्योंकि वो आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती, वो आपका इकट्ठा हुआ बैलेंस होता है। प्रोविजन मत लेना, चाहे आपने टैक्स का बना रखा हो या किसी अनसर्टेन लाइबिलिटीज का, कोई प्रोविजन कोई अनसर्टेन लाइबिलिटीज लेने की जरूरत नहीं है। लाइबिलिटीज में कोई कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज लेने की जरूरत नहीं है। लाइबिलिटीज में आप लोगे क्या, बेसिकली आप बुक्स में देखोगे क्रेडिटर्स ले लेना, कोई आपका अनड्यू बिल है तो वो ले लेना, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग था तो वो ले लेना, ये सब अपनी लाइबिलिटी आप लेके चलोगे लाइबिलिटीज में। सिंपल, इसमें कोई ज्यादा फास्ट आपका ट्रायल होता नहीं है। नेक्स्ट, सर चलो लाइबिलिटीज में आपने कह दिया, सिंपल था। एसेट में बताओ कैसे लेंगे? बिल्कुल बताते हैं एसेट में कैसे लेंगे। कैलकुलेशन, अगर आप पे लिस्टेड शेयर है तो क्या लेके चलोगे भाई, जिस दिन वो ट्रेडिंग हुई होगी उस दिन का लोवेस्ट और हाईएस्ट प्राइस का एवरेज ले लेना। कोटेड शेयर थे, लिस्टेड थे, एवरेज कर लेना लोवेस्ट एंड हाईएस्ट ऑन वैल्यूएशन डेट का। ठीक है सर, अनलिस्टेड है तो मेरे पास शेयर्स प्राइवेट कंपनी के, फेयर मार्केट वैल्यू ले लो जिसमें वैल्यूएशन डेट थी। ठीक है सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एसपीवी ले लो या फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, विच एवर इज हायर। ठीक है सर, यही मान गए हम। कोई और एसेट है तो फेयर मार्केट वैल्यू ले लेना। ठीक है, कह रहे हो तो सर मान जाते हैं, लेकिन एक चीज, एसेट्स में कभी भी आप इनकम टैक्स नहीं लोगे। अगर इनकम टैक्स रिफंड आपका एसेट होता है उसको लेके चलोगे। क्या कह रहे हैं? कोई भी अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड एक्सपेंडिचर नहीं लेके चलोगे, इनकम टैक्स नहीं लेके चलोगे,
अगर इनकम टैक्स का रिफंड है तो आप ले लेना। क्या कहा? अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड एक्सपेंडिचर मत लेना, इनकम टैक्स मत लेना, प्रोविजन है कुछ भी तो मत लेना। टैक्सेस इनकम टैक्स रिफंड है तो आप कंसीडर करोगे क्योंकि वो आपका एसेट बन जाता है। नेक्स्ट सर, एक बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है। क्या सारे एसेट लेने होते हैं इमूवेबल? कुछ छोड़ दूं? कुछ कुछ तो होगा, कुछ तो होगा ना। यहाँ पे एक पॉइंट है वो हम पढ़ते हैं। अगर आपने एग्रीकल्चर इनकम से कोई भी एसेट एक्वायर करी थी तो उसको टैक्सेबल करने की जरूरत नहीं है। डन है, डन है। एग्रीकल्चर इनकम से जो एसेट ली है उसको टैक्सेबल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एसेट सर 12 महीने में मैंने तो ट्रांसफर कर दी थी ट्रस्ट ने, मैं उस पर क्यों टैक्स दूं? सही कह रहे हैं, मत दे, छोड़ दे, तेरे साथ हैं हम, जैसा तू कहेगा वैसा वैसा मानते जाएंगे। सर एक चीज और, मैं ना ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन से पहले कोई एसेट एक्वायर किया था। सर एसेट एक्वायर बाय ट्रस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन टू डेट फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन बिकम्स इफेक्टिव, उससे पहले एक्वायर किया था। मैं तो ट्रस्ट था ही नहीं ना तब, अब उस पर क्यों टैक्स भरूं मैं? लेना है तो उस पे लो जब मैं ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ था उसके बाद मैंने एसेट्स लिए। क्या कहा मैंने? सर मैं ट्रस्ट था ही नहीं, मैंने तब एसेट लिया था। ट्रस्ट तो मैं उसके बाद रजिस्टर्ड हुआ इफेक्टिव डेट, तो मेरे से उस पे क्यों टैक्स ले रहे हो? ठीक है मत दो टैक्स, उस पे छोड़ दिया, बाकी पे तो देगा ना? हाँ दे दूंगा, ठीक है चल, डन। डन, तो ये भी अपना हो गया। तो नेक्स्ट ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो चुका है। स्पेशल पॉइंट्स कुछ थुक 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 पेपर में पूछ ली जाए तो इसलिए स्पेशल पॉइंट्स के नाम से बना दिया मैंने, मिसलेनियस पॉइंट्स करके डाले। पहला, कैन रिसीव डोनेशन फ्रॉम नॉन रेजिडेंट। क्या हमारी ट्रस्ट रिसीव कर सकती है डोनेशन फ्रॉम द नॉन रेजिडेंट? यस, व्हाई नॉट, कर रिसीव, कोई दिक्कत ही नहीं है। टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा सर उसका? भाई मैंने कहीं पढ़ाया कहीं टैक्स ट्रीटमेंट अलग से क्या होगा? तो जैसा पढ़ा वैसा कर देना, सिंपल। रिसीव्ड होगा 15% का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेना, अप्लाइड है तो अप्लाइड में लगा देना, कुछ अलग करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर। नेक्स्ट, ये कुछ एग्जाम में टेस्टिंग पॉइंट्स हैं, इसको पढ़ लिया जाए। ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड है चैप्टर। कॉर्पस इन्वेस्टेड, अगर आपने एनबीएफसी में इन्वेस्ट किया होगा कॉर्पस डोनेशन को, कॉर्पस ही मैंने कहा एनबीएफसी में इन्वेस्ट करना है, नहीं तो टैक्स भरो 30% से। सर कंप्यूटर परचेज कर लिया मैंने, कर ले, डाल ले अप्लाइड में, कोई दिक्कत ही थोड़ी है। सर कॉर्पस से कर रहे हैं मैंने, सर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। सर आपने किसी और को डोनेट कर दिया अपना कॉर्पस का पैसा, टैक्स भरना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है, दिस वाज एग्जाम क्वेश्चन, आप क्लास प्लेटम के पेपर्स करोगे तो आपको उसमें मिल जाएगा ये। आई थिंक ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर हो चुका है। डन 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 डन। एक आधा हम करने वाले हैं पास्ट अटेम्प्ट एग्जाम का क्वेश्चन। सो गाइज आर यू रेडी टू डू द एग्जाम क्वेश्चन? जो पढ़ा था उनमें से पेपर में आया नहीं आया आपको पता चल जाएगा, और ऐसा कुछ नहीं है कि ये नोट्स मैंने एग्जाम होने के बाद बनाए हैं, नोट्स मेरे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे। एग्जाम होने के बाद सिर्फ मैंने उनका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया है ताकि मैं तुमको ये दे सकूं आइडिया कि हाँ जो हमने पढ़ा है ठीक जा रहे हैं, हम कुछ गलत नहीं पढ़ रहे हैं। सो एक बार पढ़ के देखते हैं लिखा क्या है। प्लीज आंसर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस विद रिगार्ड टू प्रोविजन ऑफ द चैरिटेबल ट्रस्ट। देवयानी ट्रस्ट इज अ रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड थी। रजिस्ट्रेशन के मैंने तुम्हें बताया था 12 में रजिस्टर होना था ट्रस्ट को, स्कूल हॉस्पिटल का 1023 सेक्शन था, राइट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 द ट्रस्ट हैज अप्लाइड for like 50,000 फॉर द बेनिफिट ऑफ ट्रस्टी। भाई आपको मैंने समझाया था कि ट्रस्ट किसी पर्टिकुलर बंदे के बेनिफिट के लिए पैसा खर्च नहीं करेगी, करेगी तो वो टैक्सेबल होगा। कहाँ? हमारे प्यारे सेक्शन में 115 पीबीआई में 30% से, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे टैक्स होगा। डन, ये पेपर में पूछा जाता है और मैंने कहा भी था उस टाइम इसको ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट, एंड 2,50,000 फॉर द बेनिफिट ऑफ मिस्टर सोवेन, किसी के बेनिफिट के लिए करें, हु हैज डोनेटेड 375,000 टू द ट्रस्ट अप टू 31 मार्च 24। प्रोविजन याद है मैंने बताया था यहाँ पे एग्जाम्स में टेस्ट करते हैं कि अगर आपने डोनेशन 50,000 से ज्यादा किसी ट्रस्ट को किया और ट्रस्ट ने आपके बेनिफिट के लिए कुछ खर्चा कर दिया तो वो ट्रस्ट को उसके अगेंस्ट एग्जाम्शन नहीं मिलेगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा, ये भी अमाउंट भी टैक्सेबल हो जाएगा।
क्वेश्चन में यही पूछा था ना कि कौन सा टैक्स होगा नहीं होगा। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ 2.5 लाख रुपए सेट अपार्ट इन प्रीवियस ईयर 21-22 बाय द ट्रस्ट फॉर अंडर सेक्शन 11-12(2). 11(2) में क्या होता है, आपको पैसा साइड में रखना होता है फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और गवर्नमेंट को 2 महीना पहले फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ आईटीआर बताना होगा कि आपने किस पर्पस के लिए कितने पीरियड के लिए उस पैसे को सेपरेट रखा था। याद है। नेक्स्ट, अब प्रीवियस ईयर 23-24 में यूटिलाइज कर लिया फॉर मेकिंग डोनेशन टू एनी अदर ट्रस्ट, लेकिन मैंने वहां पे आपको तो मैं कंडीशन भी पढ़ाई थी कि वो पैसा आप किसी और को डोनेट नहीं करोगे, इंडिया में खर्च होना चाहिए, पीजीबीपी के सेक्शंस का ध्यान रखना, सेट ऑफ नहीं होगा, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बेनिफिट के लिए खर्च नहीं होगा। तो यहाँ पे इसने क्या करा, किसी और को डोनेट कर दिया, तो ये भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ये सब कुछ मैंने पढ़ाया था, बिल्कुल बेसिक प्रोविजन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। तो इसने क्या क्वेश्चन में क्या पूछा था ये देख सकते हैं, स्पेसिफिक इनकम 115 बीबीआई में टैक्सेबल कौन सी होगी। हमें पढ़ाई नहीं रिक्वायरमेंट क्या, तब भी हमें पता चलेगा कि पेपर में ये पूछ रहा है, राइट। नेक्स्ट, सेकंड पार्ट है, देख लेते हैं इसका क्या कहते हैं। एक्शन पूछ रहा है, जस्टिफाइड द कैन अ ट्रस्ट अप्लाइड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन बिफोर अप्लाइंग फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। कह रहे क्या ट्रस्ट फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकती है बिफोर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। कौन सी ट्रस्ट कर सकती है, हाँ जो फाइनल, जो ट्रस्ट 1 अक्टूबर 2023 से पहले अपना बिजनेस कमेंस कर चुकी थी लेकिन रजिस्टर नहीं थी, उन्होंने पहले कभी एग्जम्पशन क्लेम नहीं किया था, वो फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकती हैं एंड उन्हें प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं कि ऊपर पूछा गया था, इफ यस व्हाट इज द टाइम पीरियड अप टू विच प्रिंसिपल कमिश्नर वुड हैव टू पास द ऑर्डर ग्रांटिंग और रिजेक्शन रजिस्ट्रेशन। कब तक उसे उन्हें देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। एक बार पढ़ लेते हैं इसका है क्या क्वेश्चन। परिवर्तन अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड 1/2022, 1 अक्टूबर 2023 से पहले की है, बिल्कुल ठीक है। इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड इमीडिएटली कमेंस एक्टिविटी में कमेंस कर चुकी थी प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द पुअर। रिलीफ टू द पुअर आपका बिल्कुल चैरिटेबल पर्पस होता है, सब कुछ ठीक चल रहा है। प्रीवियस ईयर 22 में इट फेल्ड टू फाइल एप्लीकेशन फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, फेल हो चुकी थी। हैवर ऑन 1 अक्टूबर 2024 को इट अप्लाइड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन एज पर सेक्शन दिस। एग्जाम चले 1 अक्टूबर 2023 के बाद अप्लाई कर रहे हो, उससे पहले आपने अपना बिजनेस कमेंस कर लिया था, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, रजिस्ट्रेशन नहीं तो कभी एग्जाम्पशन क्लेम नहीं किया होगा, तो बिल्कुल आपको आप बिल्कुल फाइनेंशियल करा सकते, आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिजनेस ऑलरेडी कमेंस था, नो नीड फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। डिपार्टमेंट कब तक रजिस्टर करके चलेगा, आपको मैंने 12 में बताया था 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ एप्लीकेशन। जब आप अप्लाई करोगे उस मंथ के एंड से 6 मंथ के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बिकॉज ये क्लास लाइव नहीं है तो आप नहीं पूछ पाओगे, और आई विल गिव यू माय नंबर, आप उस पर मैसेज करके कोई भी डाउट पूछ सकते हो। तो गाइज आप प्लीज एक बार मेरा नंबर नोट कर लीजिए, सो दैट आपको अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू रिवर्ट यू विद इन 24 आवर्स ऑफ योर टेक्स्ट। आप नंबर नोट कर लीजिए प्लीज, 981 383 2236। आई एम रिपीटिंग द नंबर 981 383 2236। कोई भी डाउट है आप प्लीज मैसेज कर सकते हैं, एंड डोंट मैसेज एनी इररेलेवेंट थिंग। क्वेरी हो तो ही पूछना, अदरवाइज फीडबैक देना हो तो ही कहना। इसके अलावा नो नीड टू टेक्स्ट, फालतू में मजे लेने के लिए नंबर इधर उधर मत करना प्लीज। आई होप यू गाइज नोटेड इट। कैन आई इरेज? बस लेक्चर आपका खत्म हो चुका है, आपका एक पेपर और कराऊंगा, दैट इज नंबर 24, जो कहा जाता है कि बहुत मुश्किल पेपर था। उसमें ट्रस्ट का क्या क्वेश्चन आया था वो देख लीजिए। इससे पीछे वाले एग्जाम्स के क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, रीजन बीइंग क्योंकि कुछ आप भी करो ना। सब कुछ मैंने अभी करा दिया तो आपको तो रहेगा कि सर ने तो सिर्फ वही पढ़ाया जो एग्जाम्स में आता है, राइट। इसलिए आई एम गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन देखो, वहां पर जाके सर्च करो कि क्या पेपर में पूछा था, क्या आंसर आया था। ठीक है, कुछ अमेंडमेंट होगी तो आप मेरे से क्वेरी पूछ सकते हो, लाइक रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट्स हैं ये अपडेट हुई हैं, तो आप क्वेरी करके मेरे को मैसेज करके पूछना, डेफिनेटली आई विल टेल यू द कि जो आप आंसर सोच रहे हो क्या वो सही है या नहीं है, और कहाँ इसका अमेंडमेंट हुआ है। नेक्स्ट, अब नवंबर 24 का पेपर में क्वेश्चन देख लो, पेपर में सिर्फ यहाँ पे 4 नंबर का आया था क्योंकि इसके एमसीक्यू ज्यादा थे। ऑलमोस्ट 10 नंबर पेपर में देगा चैप्टर, भाई कितनी तुम मेहनत कर लो 10 नंबर चैप्टर देगा, चाहे तुम कितना ही भाग लो एमसीक्यूज में देगा या थ्योरी में देगा, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, लेकिन 10 नंबर का देगा। मोस्टली 8 नंबर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अभी तक तो हर बार आ रहा है। नेक्स्ट, आस्था फाउंडेशन
sorry, I will just. Asa Foundation is not for profit. Run a secondary school and hospital. 1023C 3ABAC CD ABCD. Rather, the trust had a total receipt of 1.2 crore from school and 4.2 crore from hospitals for the assessment year. तो टोटल रिसिप्ट कितनी हो गई भाई? 224 और 5.4, राइट? क्या ट्रस्ट एग्जाम्पशन क्लेम कर पाएगी? सर, वहां पे हमने पढ़ा था कि अगर आपका अगर गवर्नमेंट की रिसिप्ट 50% से ज्यादा है तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाता था। सेकंड, प्राइवेट वालों के लिए क्या था, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आपको बिना अप्रूवल के एग्जाम्पशन आप क्लेम कर सकते थे 1023C में। लेकिन अगर आपकी रिसिप्ट 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको अप्रूवल लेना पड़ता था सीआईटी पीसीआईटी का, तब आपको डिडक्शन मिलता था। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपके स्कूल और हॉस्पिटल दोनों चीज है तो टर्नओवर किसका देखा जाएगा, सिर्फ स्कूल का या हॉस्पिटल का? आई थिंक आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस इन एट दैट पॉइंट कि टर्नओवर आपकी लमसम है। आपका टोटल टर्नओवर 5 करोड़ है। अगर आपका स्कूल और हॉस्पिटल दोनों है तो आपको दोनों मिला के 5 करोड़ देखना है, राइट? तो यहाँ पे आपकी ग्रॉस एसेट 5.2 करोड़ आ रही है तो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, आपका एग्जाम्पशन एप्लीकेबल 5 करोड़, मतलब आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो 6A B C D उस वाले पॉइंट में आपको जाना पड़ेगा और आपको अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। ये उस टाइम का क्वेश्चन है, आज के टाइम में पूछेगा तो आप कह दोगे ये पॉइंट हटा चुका है आज फ्रॉम अब सबको आपको 12 में ही रजिस्ट्रेशन लेना है। नेक्स्ट, 2 नंबर का क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट, केयर ऑफ ऑल फाउंडेशन इज क्लेमिंग एग्जाम्पशन अंडर 1023(6), लास्ट वाला 5 करोड़ से ज्यादा वाला 6 में। इसलिए कह रहा हूँ सेक्शन याद करके ना। 3ACAD वो होता है जिसमें 5 करोड़ तक का होता है आपको अप्रूवल, ठीक है ना? 5 करोड़ से ज्यादा वाला है आपका 636 वाला। समझ गया? इसलिए कहा था मैंने इसके सेक्शंस याद रखना और जहां रेलेवेंट सेक्शन है मैंने बता दिया कि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट, 15 अक्टूबर को क्या हुआ? इट गेट नोटिफाइड अंडर सेक्शन 1046 द फाउंडेशन इंटेंड्स टू नो वेदर इट कैन एंजॉय द बेनिफिट अंडर 1023(6). ले सकता है या नहीं ले सकता? सर, मैंने आपको बहुत क्लियरली ये चीज बताई हुई है कि आपको सिर्फ 10(1) की एग्जाम्पशन मिलेगी अलोंग विद सेक्शन 11। आपको इसके अलावा कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलने वाली है सेक्शन 10 की। फिर क्लेमिंग एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 11, वो भी एग्रीकल्चर इनकम। सेक्शन 11 एग्रीकल्चर इनकम दोनों एग्जाम्पशन ले सकते हो। सेक्शन 11 उसके अलावा कोई एग्जाम्पशन आप नहीं ले सकते सेक्शन 10 की। तो यहाँ पे आपको एक ही चीज मिलेगी, आइदर यू कैन क्लेम एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 11 और 1046, ठीक है? तो मजे पहले वाला, आई डोंट नो व्हाट इज इट। अगर आपने ऐसा ले लिया तो आपको बहुत सेक्शंस मिलेंगे तो आप इनऑपरेटिव ट्रस्ट बन जाओगे क्योंकि आप नहीं ले सकते हो। सो विद दिस चैप्टर एंड मैं एक बार ब्रीफ अप कर देता हूँ आपको, ये कुछ छूटा तो नहीं है इस चैप्टर में। और गाइज, आई एम गिविंग द ऑप्शन, प्लीज प्रीवियस ईयर के पेपर्स कर लेना, उसको प्लीज कर लेना, देखना उसमें क्या क्या क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो जो हमारा 1.5 घंटा 1.25 घंटा लगा है इस चैप्टर में वो हमारा पूरा अच्छे से पक्का हो पाए। साथ साथ ही देख लो, कुछ डाउट आ रहा है साथ साथ कमेंट कर दो, साथ साथ व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। मैं तुम्हें साथ साथ ट्राई करूंगा रिवर्ट करने का जितना जल्दी हो पाएगा। एंड वी विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर ताकि हमारा 10 नंबर का वन हो, क्योंकि बहुत सिलेबस है सीए फाइनल का और जो टेक्स्ट तो वैसे ही बहुत ज्यादा वास्ट है तो हमें वो पूरा भी करना है। इसके बाद फटाफट हम अगला चैप्टर पे चलेंगे। और गाइज, आप प्लीज, ये मेरा एक्सपेरिमेंट है इस वीडियो में फर्स्ट में पढ़ाने का, प्लीज आप बताना कि आपको ये बेनिफिट दिया ही नहीं दिया। चाहता तो मैं नोट्स क्लास में भी लिखवा सकता था, बट द पॉइंट इज कि उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा एंड रिविजन वीडियो हमें चाहिए जो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीज हमें बता पाए। तो इसलिए मैंने नोट्स अपने पहले ही प्रिपेयर करके रखे थे, बहुत टाइम लगाया उसमें, एंड कि ताकि क्लास मेरी कम से कम आवर्स में रिकॉर्ड हो पाए। सब प्लीज बताइए ये तरीका ठीक है या नोट्स क्लास में लिखवाने का तरीका ठीक है? और क्लास में फटाफट बोलना पड़ता है तो उतना नहीं लिख पाता हूँ, राइट? कोई भी नहीं लिख पाएगा। तो अच्छे से नोट्स चाहिए तो आप मेरे को टाइम देना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा, सो दैट हम आंखों में आंखें डाल के अपना पढ़ाई कर पाए क्लास में। बिकॉज सेल्फ स्टडी इंडिविजुअली बंदा नहीं कर पाता है, उसे चाहिए कि सामने कोई बैठा हो मेरे और हम बोलते रहें बस। इसलिए मेरा पर्पस था इस वीडियो का रिकॉर्ड करने का। बस जिसने एक बार क्लासेस ले रखी हैं और अब एग्जाम लिख पे आया है, आप एक बार ये वीडियो देख लेना, इसके बाद आप इस चैप्टर को बहुत प्यार से आराम से कर पाओगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है लेकिन आप सॉल्व करिए, कोई डाउट आएगा तो आप पूछिए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दैट। पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो प्रोविजंस पे बहुत फोकस देके चलना है, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे इतना मत देना, हाँ, लेकिन 3-4 क्वेश्चंस करके रखना क्योंकि उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, राइट? एक आएगा तो एग्जिट एक्स इंपॉर्टेंट है, एग्जिट एक्स आ सकता है, उस पर फोकस रखना। और एक अपना प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल प्रोविजन जो है इन पे फोकस रखना। सेक्शन 11 की हो गई।
और प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा रिवीजन चाहिए चैप्टर का, ताकि मैं उसके नोट्स बनाना स्टार्ट कर पाऊँ। तो फटाफट देख लीजिए अब हमारा रहता क्या है। हमारा डेफिनेशन कवर हो चुका था, 11 1 हो गया, इसके एक्सप्लेनेशन 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, 4 हो चुका है, 3A रह गया हमारा। आई एम सो सॉरी, 3 और 5 रह गया, तो तभी मैंने स्क्रॉल किया ना कि कुछ रह गया तो हम कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट नोट सो मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने तुमको बताया नहीं हो, अभी आपको याद हो जाएगा। अगर आपको ट्रस्ट हैविंग टेम्पल, गुरुद्वारा, मस्जिद कुछ भी आपका है एंड आपको डोनेशन मिली है उस पर्टिकुलर रिपेयरमेंट के लिए और फॉर दैट पर्टिकुलर मंदिर, भाई मेरा मंदिर था उसको रिपेयरमेंट के लिए मेरे को डोनेशन मिली है, तो मैं उसको क्या कॉर्पस डोनेशन ट्रीट कर पाऊंगा? हाँ, आप कर सकते हो कॉर्पस डोनेशन, लेकिन कब? उस पैसे को सेपरेटली आइडेंटिफिएबल रखना, मेंटेन सेपरेटली आइडेंटिफिएबल रखना, किसी और को डोनेट मत करना, इसी पर्पज के लिए यूटिलाइज करना, और इन्वेस्टमेंट इन सेफ मोड। 11 5 के हिसाब से जिस मोड में बताया गया उस पैसे को वही सेफ मोड में इन्वेस्ट करके रखना। ये चीज मैंने तुमको बताई थी कि अगर मेरे को पैसा मिला है किसी मंदिर की उसके लिए, किस चीज के लिए, रिपेयर के लिए स्पेसिफिकली उसके लिए, तो उसको मैं कॉर्पस डोनेशन मान सकता हूँ। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, उसको पैसे को सेफ मोड में इन्वेस्ट करके रखना जब तक यूटिलाइज नहीं हो जाता, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, सेपरेट वो बैंक अकाउंट में होना चाहिए पैसा, किसी और को डोनेट मत करना, और वो उसी पर्पज के लिए यूटिलाइज होना चाहिए। नेक्स्ट, ये एक्सप्लेनेशन 5 वो भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का यहाँ कोई प्रोविजन नहीं होता है कि आपने किसी साल खर्चा ज्यादा कर लिया, आप चाहोगे उसको अगले साल में अप्लाइड में डाल लो, यहाँ ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, वो आप आपको अलाउड नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और रहेगा तो अभी एक बार देखते चलो गाइज कि सब कुछ कवर हो रहा है। हाँ मैंने साथ लगा दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में, जहाँ पे टेस्टिंग होती है आपकी। ये चीज जो 13A है ये कभी आता नहीं है पेपर में, सो आप इतना वो फोकस देने की जरूरत नहीं है। ये 11 बना है, दिस वाज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ जाता है। 115 बीबीआई तो आपका अदर सेक्शंस का ही सम अप है। 115 बीबीसी एग्जाम्स में आपका एमसीक्यूज में टेस्ट होगा। आपका जो ये है 1023 से ये रिसेंटली अपडेट हुआ है, तो इसके भी टेस्ट आपको करने के चांसेस ज्यादा हैं, तो इन चीजों पे फोकस रख के चलना। एक्रेडिटी टेक्स इजी है, बस रेट याद रखना क्योंकि रेट एमसीक्यूज में टेस्ट हो जाता है। एग्जाम्स के क्वेश्चन मैंने आपको कराई दी है, आप इसके अलावा कोई डाउट आता है तो आप प्लीज मेरे से पूछ के चलिएगा। एंड विद इन 82 मिनट्स हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। कोई डाउट आ रहा है आपको, मैंने अपना नंबर दे दिया है, आप प्लीज उसमें मेरे को टेक्स्ट करिएगा। एंड आपको नेक्स्ट कौन से चैप्टर की रिवीजन चाहिए आप मेरे को वो बता दीजिए। प्लस इसके साथ अगर आपको कोई भी और हेल्प चाहिए होगी आप प्लीज मेरे को टेक्स्ट कर दीजिए। अगर आपको सीए फाइनल की स्ट्रेटेजी जाननी है कि मैंने कैसे क्लियर किया, कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, उसमें आपको कोई हेल्प चाहिए, तो आप प्लीज मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सो दैट मैं आपको वो चीज वहां प्रोवाइड कर पाऊंगा। लेट्स एंड दिस चैप्टर, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि आप लोगों को भी पढ़ाई करनी है। सो बाय बाय गाइस, होप आप लोगों को लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। कम से कम टाइम में मैंने ट्राई किया आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीज कवर करने का। इसमें सब कुछ कवर है, टेंशन मत लेना। किसी टीचर से क्लास लिया, कुछ भी करा है, सब कुछ आपको समझ में आएगा। जस्ट भरोसा रखो, 1 1.5 घंटे की बात है, इन्वेस्ट करके तो देखो, रिटर्न तभी पता चलेगा। एंड ऐसा तो नहीं है ना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ तो समझ में आएगा। एट द एंड डिसाइड कर लेना ना कि रेलिवेंट था लेक्चर या नहीं था। होगा तो अगला लेक्चर देखना, नहीं होगा तो प्लीज ड्रॉप द आइडिया। जिस चीज क्लास में लिया उसकी हम रिविजन वीडियोस देख लेंगे, लेकिन एक बार देखे तो देखो, क्योंकि मैंने सीए फाइनल अभी निकाला है। आई नो कि क्या एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है क्या नहीं है, कितनी चीजें इरेलीवेंट हमारी बुक में भरी होती है जो रेलिवेंट ही नहीं होती है। जितना इस लेक्चर में मैंने बताया है दैट वाज मोर देन सफिशिएंट, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तुम मेरे से लिखवा के ले लो, बस इसको अच्छे से सुनते जाना। जब भी तुम्हारे पढ़ने का मन ना हो ये लेक्चर लेके बैठ जाना, 1.25 घंटा लगेगा, पूरे 10 नंबर बन जाते हैं। जितनी बार सुन सको उतनी बार सुनना। एंड एग्जाम में फोकस उस जगह ज्यादा रखा करो फॉर एन एवरेज स्टूडेंट, जहां पे आप नंबर 100% बना सकते हो। भाई चैप्टर्स ऐसे रखो, हाँ इस चैप्टर में तो मेरे 8 नंबर 10 नंबर कहीं नहीं गई, बाकियों का मेरे को नहीं पता, इस चैप्टर में तो 10 नंबर मेरे पक्के हैं। तो ये कॉन्फिडेंस के साथ हमेशा प्रिपेयर करके चला करो जो भी चैप्टर आप करके चल रहे हो। सो मेरी तरफ से डन है ये चैप्टर। आप एग्जाम से क्वेश्चन करिए, डाउट पूछिए, सॉल्व करिए, और इस चैप्टर को खत्म करके साइड करिए। और बीच बीच में 15 दिन बाद 20 दिन बाद जब भी आप डायरेक्ट टेक्स्ट रिवाइज करोगे उसमें इसको वीडियो को देखिए, चैप्टर को खत्म कर देना। थैंक यू गाइज, बाय बाय।
मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।